गुड मॉर्निंग। चलिए, है ना, तो कैसे हैं आप सभी? बहुत ठंड है। हाँ हाँ, ठंड तो है। तो अभी सभी को अपना तबीयत का भी ध्यान रखना है। और हाँ, ठीक है, तो अब दोनों ही बातें हैं, तबीयत का भी थोड़ा ध्यान रखो। और अभी हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं, है ना। एक तो जैसे कुछ बच्चे मुझे मैसेज करते हैं कि सर 11th का कौन सा पोर्शन तैयार करें, कौन सा क्या नहीं करें। तो मैं एक कॉमन बात 2 मिनट में सब बच्चों को बता देता हूँ कि 11th के कौन कौन से चैप्टर्स, 11th के कौन कौन से चैप्टर्स हम ऑर्गेनिक में कवर करा देते हैं। IUPAC नॉमेनक्लेचर हम लोग कवर करा देते हैं। देन उसके बाद में GOC। अब जैसे क्या होता है कि GOC में इंडक्टिव, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, है ना, और फिर जैसे एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। क्योंकि कुछ बच्चे सर GOC1, GOC2, क्योंकि कई जगह 2 पार्ट में डिवाइड करके इसको पढ़ाते हैं, अपने यहाँ GOC कंप्लीट एक होता है, उसमें फिर एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ वो सारा आ जाता है। और फिर आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म में ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिकल और ये सारा। तो आप यदि ऐसा है कि जैसे मैंने कहा, हाँ नहीं, टेस्ट में तो ऑप्टिकल जो है, टेस्ट में तो ऑप्टिकल भी आएगा। तो ऑप्टिकल जैसे देखो, अभी क्या हाइड्रोकार्बन्स, हाँ ये भी क्लियर कर लीजिए, हाइड्रोकार्बन्स अपने यहाँ पे 11th में नहीं पढ़ाए जाते। जैसा आपने एनसीईआरटी में देखा होगा, हाइड्रोकार्बन्स गिवन रहते हैं उसमें, वो 12th में ही पढ़ाए जाते हैं। रिएक्शन रिलेटेड कोई बात नहीं पढ़ाते हैं। अब जैसे टेस्ट वगैरह में मान लीजिए ऐसा है कि ऑप्टिकल आ रहा है सर, तो उसमें तो अपन ने जो ऑप्टिकल पढ़ा है वो सिर्फ उतना पार्ट पढ़ा है जो हमें 12th में काम आ जाए। और इसलिए क्या है कि स्पेशली वो बच्चे हैं जो पहली बार, अभी जैसे 11th में कोई कोचिंग नहीं किए, पहली बार ये है, तो वो पैनिक नहीं हो। ये बात तो तय है कि हम लोग जस्ट, यदि हमने नहीं पढ़ा और हम लोग टेस्ट देने जाएंगे तो कोई ऐसा है कि भाई क्वेश्चंस हमसे नहीं हुए, तो ये बात हम जानते हैं। एक तो होता है कि कोई टॉपिक हमारा तैयार है, हमने मेहनत कर रखी है, फिर क्वेश्चन नहीं बने, तो हमें फिर भी वहां पे ये है, जब हमें पता है कि हमें उस टॉपिक को आने वाले दिनों में तैयार करना है, तो हम मेंटली पहले से प्रिपेयर हैं कि भाई इस तरह की कोई बात होगी तो कोई बात नहीं, तो वो धीरे धीरे आप उसको कवर करें। डाउट क्लासेस अभी भी लाइव वो लग रही हैं ऑफलाइन में। जैसे ये सबल बिल्डिंग है, तो इस सबल बिल्डिंग के अंदर हर फ्लोर पे डाउट क्लासेस रहती है। आप जाके वहां मैनेजमेंट पर्सन जो बैठे रहते हैं उनको बोलिए कि भाई अभी डाउट पे कौन है, या फिर उनके पास एक शेड्यूल होता है।
तो आप पूछ भी सकते हैं कि मैं परसों आऊंगा, या उस दिन यहाँ पे मैथ्स के कौन बैठे हैं, इस सब्जेक्ट के कौन बैठे हैं। तो आप थोड़ा थोड़ा वो भी कर सकते हैं। लेकिन ये इसमें इसमें सभी बच्चों को ये ध्यान रखना है कि जो ट्वेल्थ का जो चल रहा है सभी सब्जेक्ट में, वो अपना डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, है ना। इलेवेंथ का मैंने आपको पहली क्लास में भी बोला था कि थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। इलेवेंथ वाला पोर्शन जो है तुरंत ऐसे, जैसे मान लो फर्स्ट टेस्ट में मान लो सभी सब्जेक्ट में इलेवेंथ का कुछ आ रहा है, तो आप तुरंत वो सारा तैयार हो जाए, ये थोड़ा सा अपने को पेशेंस रखना पड़ेगा, वहां पैनिक नहीं होना है। हो सकता है पेपर का एक पार्ट ऐसा हो जो आपने नहीं पढ़ रखा हो, इस तरह की कोई बात आ रही हो, तो उसमें फिर अपने को यही समझना रहेगा कि कोई बात नहीं, जैसे जैसे वो तैयार होगा। तो अब ये सारे, क्योंकि मेरे पास कुछ मैसेज आ रहे थे कि सर हाइड्रोकार्बन हो गया क्या, सर कौन सा यहाँ पे ये हुआ, तो मैंने सबको क्लियर कर दिया है कि अपन करेंगे। मैंने आपको पहले भी बोला कि आपको काफी टाइम मिलेगा, आप धीरे धीरे ट्वेल्थ का अपना मेंटेन रखो, उसके साथ इलेवेंथ का थोड़ा थोड़ा करते रहो। हाँ, रेस वगैरह भी सॉल्व करेंगे। एक्चुअली बीच में एक क्लास जो थी वो जो कैंसिल हुई थी, तो एक्चुअली मेरे दादाजी की डेथ हो गई थी, इस वजह से फिर क्या हुआ कि मेरे को उनके वो जो 12 दिन पे जाते हैं तो वो थोड़ा सा एक था, उस वजह से मेरे को जाना पड़ा था। तो इस वजह से क्या था कि वो एक क्लास ये रहा था, तो मैं थोड़ा सा एक कंटेंट कवर करता हूँ, देन हम लोग रेस की भी बात करेंगे, है ना। अच्छा, रेस वगैरह में भी मैंने क्लियर कर दिया था कि रेस 1 से लेके 6 तक ये इलेवेंथ के रिविजन के हिसाब से ये है। तो उसमें जितने को अब जैसे हम लोग जब रेस सॉल्व करेंगे, तो वो क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे उन टॉपिक्स को हम, है ना। भाई टॉपिक्स तो वहां पे पढ़ने वाला रहेगा नहीं। तो अपने को जैसे यदि हम ट्वेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, ट्वेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ट्वेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से जो रेस स्टार्ट होगी वो रेस नंबर 7 से यहाँ पे स्टार्ट होगी। बैच प्रमोशन बाय टेस्ट, अब देखो ये सब पे अभी हम दिमाग नहीं लड़ाते हैं। कि जैसे मान लीजिए, जैसे देखो यदि कहीं रीशफलिंग वगैरह की कोई बात होती है सम्यक, तो उसका बेसिस तो टेस्ट ही रहता है। लेकिन अभी तो यदि हम नए स्टूडेंट हैं एलन में, तो हम कोशिश ये करें कि हमारा सब्जेक्ट तैयार, हमेशा इसी पे ध्यान देना चाहिए, है ना। है ना, हाँ हाँ, तो होगा कि नहीं, अपने को हमेशा इस पे ध्यान दे। जैसे मान लीजिए मेरा सब्जेक्ट मेरा इतना तैयार नहीं है, और मैं ऐसे सोचूं कि मैं उस बैच में चला जाऊं, इसमें पढ़ लूं उसमें पढ़ लूं, उससे नहीं होता। यूं रहना चाहिए कि भाई देखो इतना बढ़िया से सब कुछ मैनेज्ड है यहाँ पे, कि हम जैसे जहां पे जो है, आपको तो इसमें ये रखो कि भाई हाँ मेरे को समझ में आनी चाहिए चीजें। चलो, अब एक दो बच्चों का मैसेज आया था कि सर कुछ देर बात करिएगा, तो मैंने थोड़ी देर बात करी अब, है ना। अब थोड़ा सा पढ़ने में अपन आते हैं। तो देखो पिछली क्लास में हमने इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल इसके बारे में ये जाना था। हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म हमने हेडिंग डाला। फिर मैंने आपको बताया कि रिएक्शन के लिए पहले जो सबस्ट्रेट होता है उसका बॉन्ड ब्रेक होता है, और बॉन्ड ब्रेक होके इसमें कोई स्पीसीज अटैक कर रही होती है, तो वो दो तरह की है, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। देन उसका टाइप हमने देखा, इलेक्ट्रोफाइल कौन कौन से, न्यूक्लियोफाइल कौन कौन से, ठीक है। फिर उसके बाद में अब हम लोग उसके आगे का टॉपिक पढ़ते हैं कि जैसे कोई रिएक्शन होती है ना यार, तो उसके लिए सॉल्वेंट की जरूरत कई बार पड़ती है। तो सॉल्वेंट के टाइप, वैसे फिजिकल केमिस्ट्री में आप सॉल्वेंट वगैरह को ज्यादा काम में लेते हैं। सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ेंगे क्लास 12th में, पूरे चैप्टर का नेम ही है सॉल्यूशन, तो वहां पे भी सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, और इन सब पे आप काफी डिटेल से यहाँ बात करेंगे। अबाउट इन टेस्ट प्लीज, क्या बताइए ओम प्रकाश, टेस्ट के लिए क्या, टेस्ट के लिए क्या, आपका टेस्ट का डेट क्या है, आपका टेस्ट का डेट क्या है। 30th जनवरी, ठीक है। तो टेस्ट में आपका ऑर्गेनिक का सिलेबस क्या है, टेस्ट में ऑर्गेनिक का सिलेबस क्या है आपका। ऑप्टिकल, हाँ ऑप्टिकल है, तो टेस्ट के अंदर बस वही है। चलो ठीक है, मेरे को मिल गया मैसेज ऑप्टिकल वाला। तो यदि ऑप्टिकल आपके इस टेस्ट में आ रहा है, नहीं देखो टेस्ट के लिए कैसे प्रिपेयर करें, तो आपके पास जो नए बच्चे हैं उनको तो थोड़ा सा दिक्कत अभी आएगा। और उसमें टेस्ट ऑनलाइन होगा ऑफलाइन, देखो यार मेरे को थोड़ा सब्जेक्ट पे बात आप करिए, ये सब मैनेजमेंट से आप पूछ सकते हैं, है ना। मैनेजमेंट में और इन सब की चीजों को मेरे को थोड़ा केमिस्ट्री बेस्ड रहने दीजिएगा, क्योंकि अब आपको ये सारी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट से मिल जाएगी ना, जो भी वहां पे ये है। तो ये जैसे ऑप्टिकल वाला जो है, वो ऑप्टिकल वाला पार्ट जिन बच्चों ने यहाँ पढ़ रखा है वो अपना वो करें, और बाकी जिन्होंने नहीं तो उसको थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। चलिए अब देखो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं क्लास अपन। तो इसमें सबसे पहले यहाँ पे हम लोग हेडिंग डालते हैं
इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे ये हो गया था। हम लोग यहाँ पे, हाँ ऋतिक राज मैं कर रहा हूँ, क्लास स्टार्ट कर, एक लेक्चर जो छूट गया है वो कवर हो जाएगा, है ना, हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे ये लिखिएगा सॉल्वेंट। जो लेक्चर छूटा है तो ऐसा नहीं कि एक लेक्चर हम लोग कम पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। वो कोई भी मजबूरी, कई बार बच्चों की भी होती है ना, कई बार बच्चों की भी मजबूरी होती है ऋतिक, कि बच्चे का किसी वजह से छूट गया, ठीक है ना, तो वो जो छूट गया लेक्चर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंटेंट एक लेक्चर का काम होगा, है ना, वो काम। देखिए सॉल्वेंट, किसी रिएक्शन में क्या रहता है कि कोई सॉल्वेंट जो होता है ना, किसी रिएक्शन के दौरान हम मीडियम प्रोवाइड करता है किसी रिएक्शन को होने के लिए, तो जो सॉल्वेंट को हम क्लासिफाई करते हैं, तो सॉल्वेंट कैसे क्लासिफाई हो सकता है उस पर हम बात करते हैं। देखिएगा कि सॉल्वेंट जो होगा उसको हम लोग क्लासिफाई करते हैं टू पार्ट्स में। एक यहाँ पे हो जाएगा पोलर सॉल्वेंट, और एक यहाँ पे ये हो जाएगा नॉन पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल के बाद में नेक्स्ट टॉपिक अपना सॉल्वेंट का है। एक हो जाएगा पोलर सॉल्वेंट और एक क्या हो जाएगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट। देखो नॉन पोलर सॉल्वेंट ऐसा होगा जिसके अंदर हम लोग बोलेंगे कि इसके अंदर जो डाइपोल मोमेंट होता है वो जीरो होता है। डाइपोल मोमेंट हम लोग, है ना, इसमें अपना स्कूलिंग किए हुए बच्चे हैं वो भी पढ़ते हैं केमिकल बॉन्डिंग में, बाकी डाइपोल मोमेंट जीरो हो वो नॉन पोलर सॉल्वेंट हो जाता है। अब नॉन पोलर सॉल्वेंट के कुछ एग्जांपल्स हैं, उनको आप याद रख सकते हैं कि जैसे CCl4, CCl4 नॉन पोलर है क्योंकि उसका डाइपोल मोमेंट कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है यहाँ पे, है ना। इसी तरह से जैसे कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड हो गया, डाइपोल मोमेंट जीरो, नॉन पोलर सॉल्वेंट ये हो जाता है। इसी तरह से देखो हाइड्रोकार्बन्स में हम बात करें, जैसे बेंजीन, बेंजीन, बेंजीन जो है ये भी यहाँ पे नॉन पोलर सॉल्वेंट यहाँ पे ये है। इसी तरह से हम लोग हाइड्रोकार्बन्स में जैसे 1 2 3 4 5 6 ये एन हेक्सेन, तो आप क्या करें कि यहाँ पे इसमें कि नॉन पोलर सॉल्वेंट कौन सा, तो इसके लिए थोड़ा याद रखें कि जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाता है उसको नॉन पोलर सॉल्वेंट बोलते हैं। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के ये मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे, ये आपको पता है, ये बेंजीन होता है, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइसल्फाइड, यहाँ पे ये नहीं, जो शिशिर आप बोल रहे हैं CO2 वगैरह को एज ए सॉल्वेंट काम में नहीं ले रहे होते अपन ऑर्गेनिक में भाई। जैसे देखो यहाँ पे हम ये नहीं कर रहे हैं कि जिसका भी डाइपोल मोमेंट है जीरो सबको लिख दिया हमने, नहीं, यहाँ पे एज ए सॉल्वेंट जहाँ पे काम में आ रहे होते हैं तो उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो आप गैसियस ये बातें कर रहे हैं H2CO2, तो क्या वो यहाँ लिखें, क्या नहीं, उनको लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे CCl4 एज ए सॉल्वेंट काम में लेते हैं, कार्बन डाइसल्फाइड हो गया, बेंजीन हो गया, एन हेक्सेन हो गया, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिनमें डाइपोल मोमेंट जीरो होता है और इनका क्या रहेगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट ये रहता है। अब देखो पोलर सॉल्वेंट को हम टू पार्ट्स में यहाँ पे क्लासिफाई कर रहे होते हैं। पोलर सॉल्वेंट के लिए मतलब क्या हो गया कि ऐसा सॉल्वेंट जिसका डाइपोल मोमेंट क्या हो, नॉन जीरो। अब पोलर सॉल्वेंट को हमने टू पार्ट्स में यहाँ डिवाइड किया, तो पोलर इसमें एक तो हो जाएगा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, और एक यहाँ पे ये हो गया पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, तो देखो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, यदि हम लोग बात करें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की एंड पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, तो देखिए इसको पहचानने का एक बहुत आसान तरीका है। कैसे, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कौन सा होगा जिसमें हाइड्रोजन एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच्ड हो, किस किस के साथ, देखिएगा एक तो डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो, तो डाइपोल मोमेंट जीरो वाले हमने यहाँ लिख लिए कि डाइपोल मोमेंट जीरो वाले हैं, ये सारे कैसे हो जाएंगे, डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो वाले। तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा, इसके अंदर हमारा ये हो जाएगा ऑक्सीजन, देखो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड हेलो, जैसे यहाँ फ्लोरीन, यदि इनसे अटैच्ड हाइड्रोजन, है ना, यदि इनसे अटैच्ड हाइड्रोजन हमारे पास हैं तो वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर ही आ जाए। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर हमारे पास यदि हाइड्रोजन एटम जो होगा, कि हाइड्रोजन एटम यदि इनसे, देखो कहाँ कहाँ आप नोट करिएगा कॉपी में, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फ्लोरीन, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो यहाँ पे एक पॉइंट आप लिख सकते हैं कि सॉल्वेंट्स
सॉल्वेंट्स इन विच, वैसे तो इसी से समझ में आ जाता है, इसको लिखना है कि नहीं लिखना आपकी, सॉल्वेंट्स इन विच हाइड्रोजन एटम इज डायरेक्टली अटैच्ड विद फोन्स फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर, कि इस तरीके के सॉल्वेंट्स जिनमें कि हाइड्रोजन एटम डायरेक्टली किससे अटैच्ड हो, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर, उसको हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट बोलेंगे। और इसके अलावा जो बच गए उनको क्या बोल देंगे, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट हम लोग बोल देंगे। तो हम लोग इनके एग्जाम्पल्स अभी देखते हैं, इनके एग्जाम्पल्स अपने को रटने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसी बेसिस पे हम लोग यहाँ देखो नॉन पोलर के एग्जाम्पल्स हमने लिख लिए, तो पोलर प्रोटिक एंड पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट के एग्जांपल्स कौन कौन से होंगे, तो उस पर हम लोग बात करते हैं। एक बार फटाफट फटाफट इसको यहाँ तक लिख लीजिएगा, एक पेज पे बहुत कम कंटेंट आया है तो तुरंत यहाँ लिख सकते हैं ना, तुरंत यहाँ पे इसको लिखिए। लिखा सभी ने, जैसे लिख लें तो हाँ चलिए लिखा आपने, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं ना, साथ साथ यहाँ पे लिखते जाइएगा। तो अब देखो यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल्स लेते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है, नहीं क्लोरीन वगैरह ऐश्वर्य ये नहीं है ना, फ्लोरीन के साथ यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ है ना पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो अब देखो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में क्या है कि मैं जो एग्जांपल्स लिख रहा हूँ क्या उनको रटना है क्या, नहीं बिल्कुल भी नहीं रटना, बस पहचानना। जैसे देखो यहाँ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का एग्जाम्पल देखे हम लोग, जैसे तो देखिएगा, जैसे मैं यहाँ बात करूं H2O, तो अब देखो मुझे क्या कि जिनका डाइपोल मोमेंट, यदि डाइपोल मोमेंट जिनका यदि जीरो है, डाइपोल मोमेंट जिनका जीरो है, वो तो नॉन पोलर में, तो वो हमने अलग से ध्यान रखी है, कार्बन टेट्राक्लोराइड का है ना, CCl4 हेक्सेन बेंजीन। तो इसका मतलब देखो नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट, ऑक्सीजन से अटैच्ड हाइड्रोजन, देखिएगा हमें सिर्फ ये चेक करना है, हमें सिर्फ चेक करना है ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से, सल्फर से, फ्लोरीन से, इनसे अटैच्ड यहाँ हाइड्रोजन होना चाहिए। तो ऑक्सीजन से अटैच्ड हाइड्रोजन है तो पोलर प्रोटिक यहाँ पे ये हो गया। ऐसे ही जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे ले लिया CH3CH2OH, डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो वाले ये हैं, ऑक्सीजन से अटैच्ड हाइड्रोजन, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हो गया। हम यहाँ पे ले ले एसिटिक एसिड CH3COOH, कैसा सॉल्वेंट हो गया, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हो गया। तो इनको हमें रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें तो ऑक्सीजन किससे अटैच, ऑक्सीजन हाइड्रोजन से अटैच्ड है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में ये बात आ गई। जैसे यहाँ पे हमने देखा CH3NH2, नाइट्रोजन से अटैच्ड हाइड्रोजन है, क्या हो गया, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ये हो गया। ऐसे ही R2NH, अब R यहाँ होता है एल्काइल, जैसे मिथाइल इथाइल, ये नाइट्रोजन से अटैच्ड हाइड्रोजन है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यहाँ हो गया। यहाँ पे मैंने लिख दिया CH3CH2SH, तो सल्फर से अटैच्ड हाइड्रोजन कैसा हो गया, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हो गया। यहाँ लिख दिया मैंने HF, तो यहाँ पे क्या होगा, फ्लोरीन से अटैच्ड हाइड्रोजन, तो ये कैसा हो गया, पोलर प्रोटिक। तो कहने का मतलब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब ये हो गया कि ऐसा सॉल्वेंट जिसमें जिसमें कि हाइड्रोजन फोन्स से अटैच्ड हो, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर इनसे अटैच्ड हो, तो वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट वाली बात। चलिए, तो ये सारे एग्जाम्पल्स तो कौन से थे, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट वाले एग्जाम्पल्स यहाँ पे हम लोग बात कर सकते हैं इस तरह से कि ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स कौन से थे, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के। अब यदि हम लोग बात करें दूसरे, जैसे यहाँ ये तो हो गया पोलर प्रोटिक, दूसरा हम लोग यहाँ पे कौन सा बात कर सकते हैं, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स पे हम लोग बात करें यहाँ पे, तो देखिएगा ये कौन से हो जाएंगे, तो यहाँ पे पोलर एप्रोटिक के अंदर अब इनमें भी क्या है, जैसे देखो यहाँ CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, देखो इनको भी रटने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि आप ये देखो कि ये नॉन पोलर है, मतलब ये पोलर है ना, नॉन पोलर तो अपन ने कुछ लिख ही लिया अलग से, जो भी प्रीवियस पेज पे लिखा था वो सारे के सारे नॉन पोलर। ये पोलरिटी आ रही है इसमें, देखो C डबल बॉन्ड हो, पोलर सॉल्वेंट। अब आपको सिर्फ इतना सा चेक करना है कि ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर या फ्लोरीन से अटैच्ड हाइड्रोजन है क्या। यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ हाइड्रोजन तो कार्बन से अटैच्ड है, इसका मतलब ये प्रोटिक नहीं है, कौन सा है, ए प्रोटिक सॉल्वेंट है।
तो यहाँ पे इसका नेम अपने को पता है एसीटोन, और ये कैसा सॉल्वेंट हो जाएगा, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट हो जाएगा। मतलब बहुत ही आसान। यदि फॉन्स से अटैच्ड हाइड्रोजन है तो प्रोटिक, अदरवाइज क्या हो जाएगा, एप्रोटिक सॉल्वेंट यहाँ हो जाएगा। जैसे हम लोग यहाँ पे बात करें, देखो ये सेकंड वाला जो है ना, ये आपको काम आएगा आगे। इसमें ये हो जाता है CH3S डबल बॉन्ड O CH3, इसको बोलते हैं डाई मिथाइल सल्फोक्साइड, है ना। और इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो भी आपको याद रहे तो अच्छा है, DMS, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड। इसको हम लोग नेम में, जैसे ये एसीटोन तो वैसे काम आता रहता है, पॉपुलर है एसीटोन। ये जैसे DMSO, ये तो काफी पॉपुलर है, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड। तो DMSO के नाम से इसका स्ट्रक्चर और यहाँ नेम वगैरह DMSO का तो ध्यान रहना चाहिए। बस आपको एक तो पहचान में आना चाहिए, पोलर एप्रोटिक क्यों, क्योंकि इसमें OH मतलब हाइड्रोजन फॉन्स से अटैच नहीं है, तो पोलर एप्रोटिक हो गया। नेम वगैरह का यहाँ पे ये देख सकते हैं। तो पहचान में आने के लिए तो बहुत आसान है ना पहचान, क्योंकि अपन ने क्राइटेरिया जो है बिल्कुल क्लियरली लिखा है, तो बहुत ही आसान यहाँ। ऐसे ही देखो यहाँ क्या होता है, देखो अभी ये थर्ड वाले को आप लिखना नहीं, थर्ड वाले को केवल आप एक बार समझना। देखो कि जैसे थर्ड वाला है HC डबल बॉन्ड O NH2, देखो ये जो होता है ना, इसका कॉमन नेम होता है फॉर्मेमाइड। कॉमन नेम में क्या करते हैं, एक कार्बन के लिए फॉर्म, दो कार्बन के लिए एसिड, तीन कार्बन के लिए प्रोपियोन, इस तरीके से ये होता है। तो एक कार्बन का आता है फॉर्म, तो फॉर्मेमाइड ये होता है। अब अपन ने क्या करें यहाँ पे कि इन हाइड्रोजन्स को यहां से हटाया, और हाइड्रोजन्स को यहां से हटा के यहां मैंने लगा दिया CH3, और यहां मैंने लगा दिया CH3। तो इसका जो नेम हो जाता है वो हो जाता है NN डाई मिथाइल, NN डाई मिथाइल फॉर्मेमाइड, DMF। हालांकि मैंने कहा जैसा कि पॉपुलर तो यहाँ DMSO है, सबसे ज्यादा पॉपुलर जो है वो DMSO है। बाकी ये डाई मिथाइल फॉर्मेमाइड, ये वाला भी आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं। तो ये जो है ना, ये इसमें आप चेक कर लो भाई, पोलर एप्रोटिक कैसे, भी पोलर तो है लेकिन यहाँ हाइड्रोजन कार्बन से अटैच है, फोन्स से अटैच नहीं है, इसलिए पोलर एप्रोटिक यहाँ पे ये हो गया। तो इस तरीके का ये एग्जाम्पल हो जाता है। ऐसे ही देखो मैं यहाँ लिख दूं CH3C डबल बॉन्ड O, अब दो कार्बन के लिए काम में आ जाता है एसिड, तो यहाँ पे ये इसका नेम जो है NN डाई मिथाइल एसिटामाइड। देखो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एक कार्बन के लिए फॉर्म काम आता है कॉमन नेम में, दो कार्बन के लिए एसिड काम में आता है। तो यहाँ पे जैसे DMA हो गया ये, ठीक है। तो ये जो शॉर्ट नेम है वो तो इस पे आप मार्क कर लो, ये वाला इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट नेम में बात की जाए ना तो यहाँ पे ये हो जाता है। तो यहाँ पे ये सब क्या है, जैसे इसी तरह से ईथर, ईथर, तो ये सब क्या है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट यहाँ पे ये है, इनके नेम लिख लीजिएगा आप यहाँ पे फटाफट, फिर हम लोग आगे बढ़ते। चलो लिखा सभी ने ये, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे जो ईथर है ना, नेक्स्ट पेज पे आते हैं एक बार हम लोग। हाँ, जैसे ये ईथर की बात की ना हमने, जैसे हम लोग बात करें पोलर एप्रोटिक की बात हम लोग कर रहे हैं, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। तो यहाँ पे ईथर जो है ना, जैसे ये था ईथर, हम लास्ट में जैसे यहाँ पे हम बात कर रहे थे एग्जाम्पल नंबर 5 की, तो ये क्या था, ईथर। तो ईथर में ऐसे ओपन चेन ईथर है, ओपन चेन ईथर है, वो भी हम काम में लेते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा देखो यहाँ पे एक साइक्लिक ईथर भी होते हैं, जैसे ना क्राउन ईथर जिनको बोलते हैं, है ना, वो ईथर का ही एक फॉर्म है। ईथर का ही एक फॉर्म होता है। जैसे देखो मैं यहाँ पे बता दूं ताकि कहीं लिखा हुआ हो तो आप कंफ्यूज नहीं हो। जैसे एक होता है क्राउन ईथर, अब जैसे ये हो जाएगा कि भाई क्राउन ईथर क्या होता है, तो इसको ये होता है मोनोसाइक्लिक, देखो अभी समझ में आए,
मोनोसाइक्लिक पोली ईथर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्राउन ईथर बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, मैं स्ट्रक्चर बना के आपको बताता हूं, है ना। जैसे यहाँ पे ये इस तरीके से ये स्ट्रक्चर एक बना हुआ है। जैसे एक्चुअली देखो ये बॉन्ड है, ये जैसे ये ऑक्सीजन, ये कार्बन, यहाँ ये कार्बन कार्बन ऑक्सीजन, देन कार्बन कार्बन, फिर ये इस तरीके से। तो जो इस तरीके से साइक्लिक ईथर होते हैं ना, जैसे एक रिंग बनी हुई हो उसमें कई ऑक्सीजन हो, तो इस तरीके को हम लोग क्या बोलते हैं। ये ऐश्वर्य पूछ रहे हैं कि आर क्या है। आर यहाँ पे एल्काइल ग्रुप होता है, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, ठीक है ना। यहाँ जो ये आर है ये एल्काइल ग्रुप होता है ना, मिथाइल हो गया, इथाइल। तो देखो यहाँ पे जो साइक्लिक ईथर है ना, ये साइक्लिक ईथर क्या होता है, जिसमें एक रिंग होती है, इनको क्राउन ईथर बोलते हैं। अब इसका क्राउन ईथर का नेम भी दिया जाता है। नेम कैसे दिया जाता है, देखो यहाँ टोटल एटम्स काउंट करो तो 1 2 2 2 4 2 6 2 8 एंड 4 ये 12। यहाँ इस रिंग में, इस रिंग के एटम्स हाइड्रोजन्स को काउंट नहीं कर रहे हैं, जो ये रिंग बना रहे हैं, जितने एटम्स ये रिंग बना रहे हैं वो 12। तो इसका नेम इस तरह से दे दिया जाता है 12 क्राउन। अब यहाँ कितने ऑक्सीजन है, 4, तो 4 ईथर। तो अब जैसे ये रहता है कि क्या सर इसमें मेरे लिए काम की बात क्या है। काम की बात इतनी सी है कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट एंड पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, उसको आपको पहचान में, जैसा आपको ये स्ट्रक्चर दे दे, आपको ये स्ट्रक्चर देके और आपसे पूछा जाए कि क्या ये कौन सा सॉल्वेंट होगा, तो आपको ये क्लासिफाई करना आना चाहिए पोलर एप्रोटिक, बस यहाँ पे ये हो जाएगा, है ना। तो यहाँ 8 ऑक्सीजन 8 कार्बन 4 ऑक्सीजन, तो 12 कार्बन 4 ईथर, यहाँ पे हम लोग इस तरीके से नेम यहाँ पे दे रहे होते हैं। ये किसका नेम हो गया, ये क्राउन ईथर का यहाँ पे ये नेम हो जाएगा, ठीक है। तो सॉल्वेंट का क्लासिफिकेशन सब बच्चों को क्लियर हुआ होगा कि सॉल्वेंट दो तरह के, एक पोलर एक नॉन पोलर। नॉन पोलर सॉल्वेंट में कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइसल्फाइड, बेंजीन, एनहेक्सेन, ये हुआ। पोलर सॉल्वेंट दो तरह का, प्रोटिक एप्रोटिक। नहीं, आईयूपीएसी वगैरह ये सब का ये नहीं है इसमें, ये एक कॉमन इस तरीके से देते हैं ना, 12 क्राउन 4 ईथर, यहाँ पे ये वाला 12 यहाँ कैसे हुआ, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कार्बन 4 ऑक्सीजन, 12 कार्बन 8 ऑक्सीजन, तो 12 यहाँ पे ये हुआ। चलो इसको नोट किया तो आगे बढ़ते हैं। देखो हम लोग यहाँ तो ये हो गया, हाँ ईथर यहाँ पे ये हो जाएगा, है ना। मतलब ये ईथर का ही पार्ट है, साइक्लिक ईथर ये हो गया। हाँ ये कॉमन नेम इस तरीके से ये हो जाता है 12, है ना, यहाँ पे ये। चलो अब देखो आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। देखिए अब यहाँ पे, हाँ 4 ऑक्सीजन है, इस वजह से 4 बोला गया, है ना। 4 ऑक्सीजन, देखो इन सब बातों को इजीली लो। जैसे क्या रहता है कि अब इन सब बातों में ऐसा हो गया ना, और ये 4 यहाँ, तो फिर ऐसा लगता है कि आप सब पैनिक। इजीली लो कि यार क्राउन ईथर है, साइक्लिक ईथर होता है। टोटल यहाँ पे 12 एटम है, मतलब रिंग के अंदर जो बना रहे हैं, तो 12 क्राउन, और यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, 4 ईथर, है ना, कोई दिक्कत ये नहीं। अब देखो यहाँ थोड़ा सा, यहाँ तक लिख लिया होगा आपने, थोड़ा सा लिखने का थोड़ा सा स्पीड रखिएगा, नहीं तो फिर मैं अपलोड भी कर दूंगा ये सब, तो उसमें भी देख सकते हैं ना। लिख लिया, नहीं लिखे हो तो बता दीजिएगा, बाकी है ना सिंपल यहाँ पे, क्योंकि एक पेज पे कम ही कंटेंट आ रहा है, आराम से लिख लिया होगा अभी यहाँ पे। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे यहाँ पे अब जो हमने ये पढ़े ना, इसमें एक एक करके इन पे थोड़ा सा बात करते हैं। देखो यहाँ पे आप हेडिंग डालिएगा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। हमने एग्जांपल्स देखे, अब थोड़ा सा इन पे और बात करते हैं। देखो यार अब जो मैं समझा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हाँ ऋतिक, देखो आप जो कह रहे हैं ना, आप रुको नहीं सर, ऐसे आप इतना वो मत करो। मैं एक्चुअली जैसे क्या है, सभी बच्चों को समझाना भी है, और है ना भाई, जैसे लिखने वाली बात भी है तो लिखेंगे ना, तो वो सारा तो मैं बिल्कुल यहाँ पे जो स्पीड है उसको दोनों ही चीजों को मेंटेन करना है, समझ में भी आए और यहाँ पे ये भी हो जाए। चलिए तो अब यहाँ पे देखो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो है, उस पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में क्या है कि एक बात समझना, जैसे हमने एक एग्जांपल देखा था, वाटर एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, जैसे यहाँ पे हम लोग इस तरह से देखें, जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, देखो समझना यार बच्चों, जैसे मैंने क्या किया, यहाँ पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिया, यहाँ ले लिया मैंने वाटर,
वाटर। अब इसमें क्या किया, मैं मिला दूं NaCl, है ना, जैसे NaCl। एक्चुअली यहाँ पे क्या NaCl मिला के, मैं आपको यहाँ एक बात समझाना चाहता हूँ, ठीक है। हाँ चलो ठीक है, मैं थोड़ा बड़ा लिख दूंगा इस, थोड़ा आप मोबाइल की स्क्रीन को भी जूम कर लें यहाँ पे थोड़ी। ठीक है, अब देखो मैंने इसमें मिलाया NaCl। अब सब बच्चे ध्यान देंगे, देखिए कि जो वाटर है ना, वाटर उसमें क्या रहता है कि ये रहा, इधर ये रहा, और इसके अंदर क्या है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस पे पार्शियली नेगेटिव एंड यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव। ऑक्सीजन पे पार्शियली नेगेटिव क्यों, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब ऐसा सॉल्वेंट है जिसपे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह के एंड यहाँ पे ये होते हैं। अब देखो इसको थोड़ा ध्यान से समझना है यार, जो मैं यहाँ बात बता रहा हूँ, कि जब आप इसमें NaCl डिजोल्व करते हैं, ये NaCl इसमें आप मिलाते हैं, तो ये रहा Na प्लस आयन। इस Na प्लस आयन को चारों तरफ से, देखो गौर करना यार बच्चों, इस Na और एक क्लोराइड आयन है, एक Na प्लस आयन है, एक क्लोराइड आयन। इस Na प्लस आयन को चारों तरफ से ये वाटर मोलिक्यूल्स घेर लेते हैं। जैसे यहाँ पे ये वाटर है, और जैसे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इस वाटर का देखो ध्यान से सुने, कि इस सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये वाटर का जो नेगेटिव वाला एंड है, नेगेटिव वाला एंड कैसे, देखो यहाँ पे ये हो गया ये वाला, यहाँ पे ये अपने को पता है कि यहाँ पे ये नेगेटिव है, यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज। तो एक्चुअली इस वाटर का ये नेगेटिव वाला एंड जो है, इस सोडियम प्लस की तरफ अट्रैक्ट होता है। जैसे एक इस प्रोसेस को बोलते हैं सॉल्वेशन। सॉल्वेशन मतलब क्या है, कि जो सॉल्वेंट मोलिक्यूल है, सॉल्वेंट यहाँ क्या है, वाटर, वो किसी स्पीसीज को चारों तरफ से घेर ले, इस प्रोसेस को सॉल्वेशन प्रोसेस कहते हैं। मतलब वाटर मोलिक्यूल्स क्या करेंगे, इसकी तरफ, जैसे मैं यहाँ पे बनाऊं कि यहाँ वाटर मोलिक्यूल सोडियम, देखो मैं डॉटेड लाइन से जो बाउंड्री बनाई है ना, वो इसी बात को रिप्रेजेंट कर रही है कि इस सोडियम प्लस को वाटर मोलिक्यूल्स ने चारों तरफ से इस तरीके से घेर लिया, इस तरीके से घेर लिया। अब क्यों घेरा, यहाँ पे उसका रीजन क्लियर है, कि ऑक्सीजन पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज होता है, जो पॉजिटिव, सोडियम पॉजिटिव की तरफ। देखो अब 11th क्लास में आपने यहाँ पे, हाँ वो ऐश्वर्य जो आप बोल रहे हैं ना, हाइड्रेशन एनर्जी, मतलब ये आपस में अट्रैक्शन से एनर्जी रिलीज होती है, जिसको सॉल्वेशन एनर्जी या हाइड्रेशन एनर्जी बोलते हैं। देखो यहाँ पे ये है डाइपोल, आपने वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पढ़े होंगे। तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स Na प्लस को चारों तरफ से क्यों घेर लेता है, क्यों क्यों अट्रैक्ट कर लेता है, तो यहाँ पे क्या लग रहा होता है, आयन डाइपोल अट्रैक्शन लग रहा होता है, कि यहाँ पे इसका सॉल्वेशन हो रहा है Na प्लस का। आप बनाइएगा यहाँ पे, कि यहाँ पे कि Na प्लस एंड H2O के बीच में यहाँ कौन सा अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, आयन डाइपोल अट्रैक्शन। आयन डाइपोल अट्रैक्शन यहां लिख सकते हैं। आयन डाइपोल अट्रैक्शन किसके बीच में यहां पे लग रहा है, सोडियम प्लस। आयन डाइपोल अट्रैक्शन के थ्रू क्या हो रहा है, कि ये सोडियम प्लस को चारों तरफ से इस तरह से घेरेंगे। ऐसे ही देखो यहाँ पे है क्लोराइड आयन, यहाँ पे है ये क्लोराइड आयन। इस क्लोराइड आयन को भी चारों तरफ से इस इन वाटर मॉलिक्यूल्स का, देखो ये पॉजिटिव वाला पार्ट, पॉजिटिव वाला पार्ट जो है, इस पॉजिटिव वाले पार्ट में यहाँ पे कैसा, डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ डेल्टा नेगेटिव। तो आप यहाँ पे ये मेंशन करिएगा कि यहाँ पे ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स वाला ये वाला पार्ट है, नोट करेंगे सभी स्टूडेंट्स कि यहाँ पे क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स ने यहाँ पे भी इसको चारों तरफ से घेर लिया, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, कि क्लोराइड Cl माइनस आयंस आर सॉल्वेटेड बाय वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, यहाँ इस जगह पे ये आयन डाइपोल अट्रैक्शन, और इस जगह पे क्या लग रहा होगा, आयन डाइपोल अट्रैक्शन। इस प्रोसेस को सॉल्वेशन बोलते हैं। तो यहां से हमने क्या सीखा, इस वाली बात को हम आगे काम में लेंगे यार, कि जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है, वो कैटाइन एंड एनाइन दोनों को सॉल्वेट कर सकता है। दोनों को सॉल्वेट करने का मतलब उसको चारों तरफ से घेर लेता है, किसकी वजह से, अट्रैक्शन लगता है, कौन सा, आयन डाइपोल अट्रैक्शन। तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट नोट कर रहा हूं, कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट,
polar protic solvent can solvate both cation as well as anion. Polar protic solvent can solvate both cation as well as anion. तो ये आसान है बात, सबको समझ में आई होगी यहाँ पे कि जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है वो कैटाइन को भी सॉल्वेट कर सकता है और साथ में किसको सॉल्वेट कर लेगा, एनाइन को भी यहाँ सॉल्वेट कर लेगा। तुरंत लिखिएगा इसको, मतलब ये इसका यूज क्या है उस पे अभी दिमाग नहीं लड़ा, वो मैं जब यूज होगा तब बस अपने को पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि वो कैटाइन को भी सॉल्वेट करता है साथ में एनाइन को भी सॉल्वेट करता है ना। चलिए लिखा आपने। चलो आगे बढ़ते हैं, देखिएगा आगे आपने इसको लिख लिया कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो है केवल किसको सॉल्वेट करता है, मतलब कैटाइन एंड एनाइन दोनों को सॉल्वेट ये करता है। चलिए अब यहां पे आप लिखिएगा पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट की हम लोग बात करें तो इसमें पॉपुलर हमारे पास रहता है डीएमएसओ। जैसे यहां पे हमने क्या लिया, डीएमएसओ, और उसमें क्या मिला रहे हैं हम लोग, उसमें हम लोग मिला रहे हैं NaCl। अब जो डीएमएसओ जो है ना, डीएमएसओ को ध्यान से देखना, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड CH3। अब सभी बच्चे एक बार ध्यान देंगे, स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पार्शियली नेगेटिव, यहाँ पार्शियली पॉजिटिव। ये अब देखो इसमें क्या है कि यहाँ पे जो डीएमएसओ है उसमें सल्फर को दो मिथाइल ग्रुप ने घेर रखा, इसको हिंड्रेंस बोलते हैं, मतलब इसको चारों तरफ, मतलब दोनों तरफ से जो सल्फर है उस पे दो मिथाइल ग्रुप ऐसे लगे। तो इस वजह से क्या होता है, जो डीएमएसओ है, देखो गौर करना बच्चों, हाँ जो डीएमएसओ है इसका जो नेगेटिव वाला एंड है, देखो सॉल्वेंट का क्या फंक्शन है कि सॉल्वेट करना, सॉल्वेशन करता है, ये जो भी हम लोग उसमें सॉल्यूट मिलाएंगे तो यदि उस पर चार्ज है तो उसका सॉल्वेशन करेगा। तो डीएमएसओ का जो नेगेटिव वाला एंड है वो तो प्रॉपर फंक्शनिंग करता है। फंक्शनिंग क्या है नेगेटिव पार्ट का, किसी पॉजिटिव पार्ट को सॉल्वेट करना, उसकी तरफ अट्रैक्ट होना। लेकिन इसका जो नेगेटिव पार्ट है वो इन दोनों मिथाइल ग्रुप्स के हिंड्रेंस की वजह से, कि दो मिथाइल ग्रुप इसकी तरफ इस तरह से इसको घेर लेते हैं कि इसका जो पॉजिटिव एंड है, जो सल्फर वाला एंड है, वो अपना काम कर ही नहीं पाता। सल्फर वाले एंड का क्या काम है, पॉजिटिव पार्ट का क्या एंड है, क्या काम है कि जो सॉल्यूट है उसके नेगेटिव पार्ट को सॉल्वेट करना। तो मैं एक तरह से सिंबॉलिकली, मतलब समझने के लिए मैं इसको डीएमएसओ को एक सिंबल से ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूं। लेकिन इसको समझना पड़ेगा, यहाँ कंफ्यूज नहीं होंगे, मतलब इस तरह की बात नहीं करेंगे कि सर यहाँ तो सल्फर है, यहाँ ऑक्सीजन है, आपने ऐसे कैसे, एक सिंबल ताकि मेरे को बार बार डीएमएसओ पूरा नहीं लिखना पड़े। और मैंने उस सिंबल में केवल नेगेटिव चार्ज को इंडिकेट किया है, क्यों, क्योंकि ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ काम ही नहीं करेगा, क्योंकि इन मिथाइल ग्रुप्स, देखो ये मिथाइल ग्रुप्स है, इनकी हिंड्रेंस की वजह से जो पॉजिटिव पार्ट का काम है कि वो जाके सॉल्वेट कर ले, वो कर ही नहीं पाता है ना, हिंड्रेंस की वजह से इसको घेरे रहता है, इस वजह से ये रहता है। अब देखना यार बच्चों यहाँ होगा क्या, यहाँ पे जैसे ये Na+ को चारों तरफ से, Na पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे जो डीएमएसओ है ना, डीएमएसओ को मैं इस तरीके से यहाँ रिप्रेजेंट कर देता हूं कि ये डीएमएसओ है, ये यहाँ पे ये और यहाँ ये। अब आप चाहो तो यहाँ पे CH3 डबल बॉन्ड हो, ऐसा करके लिख सकते हैं कि ये जो डीएमएसओ है इसको चारों तरफ से बनाइएगा, देखो आप इसको ऐसे, ये डीएमएसओ है ये कैटाइन को चारों तरफ से घेर लेता है। तो हमें बार बार ये पूरा लिखना नहीं पड़ेगा, एक सिंबल हमने बना लिया इस तरीके से, ये सिंबल अपने आपस में समझने के लिए ये है, इसमें ऐसे कंफ्यूज नहीं होगा कि लाइन वाला तो इसको रिप्रेजेंट करता है इसको, ये वाली बात हमें यहाँ पे क्लियर है। तो यहाँ पे हम लोग ये लिख सकते हैं कि Na+ is solvated
Na+ is solvated by ion dipole interaction with DMSO. Na+ is solvated by ion dipole interaction with DMSO. हाँ चलिए देखिए कुछ में ये आए हुए हैं, और ये क्या अर्पित बोल रहे हैं नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था, रिपीट कर दीजिए। हाँ ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ। वैसे तो ऐसा कुछ दिक्कत हो तो आप वो भी देख सकते हैं रिकॉर्डिंग भी, लेकिन मैं रिपीट कर देता हूँ कि देखिएगा यहाँ पे क्या होगा, इसको देखना, यहाँ वापस एक बार सुन लीजिएगा कि जो NaCl है ना, ये जो DMSO है उसमें ये मिथाइल और ये मिथाइल, इन दोनों की हिंड्रेंस की वजह से ये पॉजिटिव वाला एंड काम नहीं करता। काम नहीं करने का मतलब ये जो रहेगा, इसका काम क्या है, सॉल्वेशन, ये एनाइन की तरफ अट्रैक्ट होना, वो नहीं हो पाएगा। जबकि यहाँ पे जो ये ऑक्सीजन वाला एंड है ये प्रॉपरली वर्क करेगा। तो यहाँ पे मैंने एक सिंबल की तरह इसको लिख दिया DMSO को, यहाँ नेगेटिव लगा दिया है ना, ये नेगेटिव यहाँ पे ये लगा दिया, ये पॉजिटिव वाला पार्ट तो वर्क करेगा नहीं। तो कैटाइन जो है वो इस DMSO के थ्रू पूरा का पूरा सॉल्वेट हो जाएगा। मतलब ये चीज काम कैसे आएगी वो भी कुछ देर में ही पता चल जाएगा, इसलिए उस पर दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सॉल्वेशन की क्या, वही मैं साकेत कह रहा हूँ कि सॉल्वेशन की क्या जरूरत होती है, क्या रहता है क्या नहीं है, वो सब मैं अभी भी बता दूंगा आपको, वो समझ आ जाएगा। वो सेकंड स्टेप है, वो अभी क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आते हैं हम लोग Cl-। अब Cl- आयन है तो यहाँ पे अब ये क्लोराइड आयन है। अब देखो यहाँ DMSO है तो सही, DMSO ये रहा है ना, DMSO ये रहा, लेकिन हमें पता है कि इसका जो पॉजिटिव पार्ट है वो तो वर्क करेगा नहीं, क्योंकि मिथाइल के हिंड्रेंस की वजह से। तो यहाँ पे ये इनके बीच में अट्रैक्शन नहीं लगेगा, मतलब इसको घेरेगा नहीं ये चारों तरफ। हाँ ठीक है, एक वहां क्लोराइड आयन भी है, DMSO भी है, लेकिन अट्रैक्शन मतलब उसको घेर के नहीं खड़े हुए। देखो इसको इस बात से ऐसे समझना कि जैसे एक बिल्डिंग में आपकी क्लास लगी हुई है, तो वहां जैसे फैकल्टीज भी हैं, आप सब भी हैं, है ना। जैसे बिल्डिंग में इंटरवल मतलब जैसा होता है ना, एक क्लास से दूसरी क्लास के बीच में जैसे बीच में ब्रेक आया, तो उस ब्रेक में क्या है कि जैसे कॉमन जो स्पेस है वहां पे क्या है कि आप सब भी घूम रहे हैं, फैकल्टी भी घूम रहे हैं। तो वो सिचुएशन तो देखो हो गई ये वाली, वो सिचुएशन तो ये हो गई कि भाई यहाँ पे स्टूडेंट भी है फैकल्टी भी है। और ये सिचुएशन कैसे हो गई कि किसी ने क्लास छोड़ी और आपने क्या किया, डाउट्स पूछने के लिए उनको चारों तरफ से घेर लिया। मतलब उसी प्रीमाइसिस में देखें हम लोग, तो एक तो हो जाता है कि भाई हाँ स्टूडेंट भी हैं, टीचर्स भी हैं, ये वाला घूम रहे हैं। ठीक है, हाँ अब इसमें क्या है कि ऐसा होता है कि क्या सर सारे के सारे एप्रोटिक सॉल्वेंट ऐसा करेंगे, तो एक्चुअली हमें ऐसा ही सॉल्वेंट चाहिए होता है जो इस तरीके का काम कर रहा हो। तो आप उसको चेक करके ऐसा ले लीजिए, जैसे एसीटोन वगैरह भी इस तरह का काम यहाँ पे ये कर देंगे। तो ऐसा है ना कि ऐसा हो कि सारे के सारे, तो हमें इसीलिए हम लोग आगे जाके जब रिएक्शन वाला पार्ट आप करोगे ना, तो उसमें 99% क्वेश्चन में DMSO ही लिखा होता है, क्योंकि ये परफेक्ट सॉल्वेंट है इस तरह का काम करने के लिए, है ना। तो यहाँ पे बच्चों ध्यान देना, यहाँ पे ये DMSO होगा, यहाँ क्लोराइड आयन भी होगा, लेकिन इनमें सॉल्वेशन मतलब इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होगा, अट्रैक्शन नहीं कर रहा होगा, बस हाँ वहां पे प्रेजेंट है। क्या सभी बच्चों को ये कहानी समझ में आई, क्या ये वाली बात समझ में आई? सभी स्टूडेंट्स को बताइएगा कि DMSO कैटाइन को तो सॉल्वेट करता है, लेकिन एनाइन को सॉल्वेट नहीं करता। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं कि पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट को हम लोग DMSO के रेफरेंस में लिख रहे हैं कि उसको उस एग्जांपल को लेते हुए, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट कैन solvent cation very well, cation very well while anion is not solvated. एनाइन सॉल्वेट नहीं होता। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जैसे जैसे अभी हम लोग आज की क्लास में भी इसको काम में लेंगे, लेकिन मैं आपको ये बताऊं, जैसे क्लोराइड आयन है, क्लोराइड आयन जैसे किसी रिएक्शन के दौरान क्लोराइड आयन को एज ए अटैकिंग स्पीसीज वर्क करना है, एज ए न्यूक्लियोफाइल वर्क करना है ना।
तो यार ध्यान देना, जैसे आपको, जैसे हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो उसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को इस तरीके से क्लासिफाई करेंगे कि ये तो इस तरह की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें वीक न्यूक्लियोफाइल चाहिए होता है, मतलब वीक न्यूक्लियोफाइल की तरह भी अटैकिंग स्पीसीज बिहेव करती है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव करती है। तो इसके बेसिस पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को क्लासिफाई करते हैं। एनाइन कहाँ जाता है? नहीं जाता कहीं नहीं है, आप ऋतिक समझे नहीं, आपने ध्यान ही नहीं दिया मेरी बात पे। कि जैसे एक बात बताओ, क्लास का जब ब्रेक होता है तो उस दौरान क्या रहता है कि कुछ बच्चे जो रहते हैं वो फैकल्टी को घेर के खड़े रहते हैं, बताओ बाकी बच्चे कहाँ चले जाते हैं? बताओ ऋतिक, क्या सारे बच्चे, बाकी बच्चे कहाँ चले जाते हैं बताओ? तो आपका आंसर यही होगा कि बाकी बच्चे वहीं बैठे रहते हैं, वहीं बैठे रहते हैं। या बाकी फैकल्टीज कहाँ चले जाते हैं? वहीं पे रहते हैं। भाई वहां पे सीधी सी बात है, उस प्रीमाइसेज में ही तो रहेंगे। तो वो ऐसा नहीं होता कि कहीं चला जाता। भाई एक है कि जहां कहीं, जैसे किसी फैकल्टी ने क्लास छोड़ी, बच्चों ने चारों तरफ से घेर लिया, वो वाला केस तो कौन सा हो गया यहाँ? कैटाइन वाला। बाकी सब अपनी अपनी जगह है, बाकी सब ऐसे घूम रहे हैं। बोलो ऋतिक, क्लियर है ये वाली बात यहाँ पे? कि यहाँ पे क्या है कि डीएमएसओ वगैरह भी है, जैसे यहाँ डीएमएसओ है, क्लोराइड आयन भी है, इनके बीच में किसी तरह का अट्रैक्शन यहाँ नहीं, उल्टा रिपेल करता है इसको। ये जो नेगेटिव वाला पार्ट है ये इसके पास में आ गया तो इनमें रिपल्शन लगेगा, जबकि यहाँ पे क्या हो गया, ये चारों तरफ से इसको घेर लेते हैं। अब देखो फटाफट एक बात सुनिएगा कि यहाँ पे क्या है कि जैसे ये क्लोराइड आयन एज ए अटैकिंग स्पीसीज, न्यूक्लियोफाइल, लेकिन इसको चारों तरफ से वाटर मॉलिक्यूल्स ने घेर लिया। और एक यहाँ पे क्या है, एक ये वाला क्लोराइड आयन है जिसको कि इसने घेर नहीं रखा। तो अब जैसे एज ए अटैकिंग स्पीसीज वर्क करना है कि यहाँ किस केस में क्लोराइड आयन स्ट्रांगली अटैक करने की टेंडेंसी रखेगा, तो वो ये वाला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वाला जो केस है इसमें तो क्लोराइड आयन को चारों तरफ से घेर रखा है। जैसे हाँ, डीएमएसओ में एनाइन सॉल्वेट नहीं होगा, केवल कौन सॉल्वेट होगा? कैटाइन। बिल्कुल। देखो बच्चों, जैसा आप मूवीज वगैरह देखते हो ना, तो जैसे कोई हीरो है वो अटैक करना चाहता है विलन पे, लेकिन उस हीरो को बहुत सारे लोगों ने घेर लिया, चारों तरफ से पकड़ लिया, तो उसके अटैक करने की टेंडेंसी थोड़ी कम हो जाएगी। तो वैसे ही यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जैसे क्लोराइड आयन को चारों तरफ से यहाँ पे घेर लिया, और एक ये वाला केस है जहां पे उल्टा रिपल्शन लग रहा है, यहाँ पे ये है ही नहीं। तो इस तरीके से जब हमें ये आगे चेक करना होगा कि बताओ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह क्लोराइड आयन कैसे वर्क करेगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में लेंगे या पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट में, तो हमें वहां पे ये सब चीजें काम में आएंगी कि पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट की तरह जब हम काम में लेंगे तो वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह यहाँ पे, तो ये आगे यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है? नहीं, CH3 पे किसी तरह का कोई चार्ज नहीं है ना, जैसे ये नेगेटिव चार्ज है, CH3 पे कोई पॉलरिटी थोड़ी है किसी तरह की, है ना? वहां पे किसी तरह का कोई चार्ज नहीं है, इस वजह से यहाँ पे ये नहीं होगा। चलो, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर ए प्रोटिक, सभी ए प्रोटिक में मैं इसका आंसर कर चुका हूं कि आपको वैसा ही, जैसे हमें इस तरह की सिचुएशन में हमें ऐसा ही लेना है जो इस तरह का काम कर पाए, है ना, इस तरह का। तो इसमें मोस्ट पॉपुलर कौन सा हो जाएगा? डीएमएसओ। बाकी एसीटोन वगैरह ये तो अधिकतर यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं, है ना, जिसमें देखो परफेक्टली क्या है कि डीएमएसओ के अंदर क्या है, दो मिथाइल की अच्छी खासी हिंड्रेंस यहाँ हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, मोस्ट पॉपुलरली आप क्या काम में लेते हैं? हम लोग डीएमएसओ यहाँ काम में ले रहे होते हैं। ठीक है? तो चलिए हम लोग सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हैं। हाँ निशा बोलिएगा, आपको अनम्यूट होना है, अनम्यूट होना है। हाँ चलिए, एक बार अनम्यूट मैं आपको करता हूँ, फिर आप अपना डाउट पूछिएगा। चलो देखिए, एक सेकंड। हाँ निशा बताइए। सर सल्फर के पास तो पॉजिटिव चार्ज है ना, डेल पॉजिटिव, हाँ, तो फिर वो क्लोरीन को चारों तरफ से नहीं घेर सकता। तो फिर मैं अभी आपको यही तो आपने ये नोट किया, देखो इधर मैंने ये बताया, जो ये नोट किया ये सब। यस सर। तो ये बताओ क्या बताया मैंने यहाँ पे, ये कि भाई ये मिथाइल है, ये इसको दोनों तरफ से घेर के रखता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि क्लोराइड आयन होगा, तो जब ये घेर के रखेगा इसको दोनों, यही तो मैंने समझाया। भाई नहीं तो बात ही, जैसा आप जो बोल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग तो बात ही खत्म कि भाई क्लोराइड आयन को भी घेर लेगा। जैसे अब देखो यहाँ देखना, जैसे यहाँ वाटर मोलिक्यूल था, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, देखो ये नेगेटिव वाला इसको घेर रहा है, पॉजिटिव वाला इसको घेर रहा है। तो हमने इतनी देर से यहाँ पे यही तो समझा ना निशा, कि देखो ये मिथाइल का हिंड्रेंस जो होता है
वो क्लोराइड की तरफ इसको अट्रैक्ट ही नहीं होने देता, क्योंकि इनकी हिंड्रेंस जो है ना, चारों इन दोनों ने घेर रखा है इसको। अब यहाँ पे जैसे मान लो क्लोराइड आयन है, तो ये पॉजिटिव इस पे थोड़ा बहुत आता भी है, तो क्लोराइड की तरफ इसका अट्रैक्शन लगेगा ही नहीं ड्यू टू हिंड्रेंस ऑफ मिथाइल ग्रुप्स। यस बोलो, समझ सर। आया? हाँ यस हाँ, है ना, हाँ, तो इस पे थोड़ा सा ये देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। हाँ, CH3 बल्कि साइज हो, या देखो CH3 इन्होंने हिंडर्ड कर रखा है, इस वजह से यहाँ पे ये वन साइड CH3 हो, मतलब देखो पहले बात तो ये है कि फिर वो वाला उनके बीच में थोड़ा अट्रैक्शन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे कि हमें परफेक्टली ऐसा चाहिए, क्लोराइड आयन को घेरे ही नहीं, तो हम एक ऐसा सॉल्वेंट लो कि दोनों तरफ बल्कि ग्रुप लगे हो मिथाइल वाला। अब ऐसा हो सर एक तरफ लगा दूं, तो फिर तो पोलर प्रोटिक ही ले लो ना काम में। भाई हमें क्या चाहिए, दो तरह की सिचुएशन होती है, या तो एनाइन की तरफ सॉल्वेंट अट्रैक्ट हो रहा हो या नहीं हो रहा हो। तो ऐसे केस में हम लोग कौन सा ले लें, जैसा अट्रैक्ट करना है अब चारों तरफ से, तो पोलर प्रोटिक लो परफेक्ट। और यदि आपको नहीं है तो कोई परफेक्टली ऐसा लो जहां पे बिल्कुल भी अट्रैक्शन बहुत ही कम हो रहा हो, बहुत ही कम, या नहीं तो दोनों तरफ मिथाइल। अब एक तरफ मिथाइल है तो थोड़ा सा अट्रैक्शन, फिर भाई इसके कंपेयर में तो यहाँ पे थोड़ा अट्रैक्शन हो जाना है, तो इसलिए परफेक्टली हम लोग कौन सा काम में ले रहे होते हैं, यहाँ DMSO यहाँ पे काम में लेते हैं। हाँ, क्लोराइड आयन एक अटैकिंग फीचर रखता है, जब हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वगैरह करते हैं तो यहाँ पे हम क्लोराइड को एज ए अटैकिंग स्पीसीज, तभी मैं कह रहा हूँ यूजेज अभी आ जाएंगे। अभी बस ये समझो कि कौन किसको सॉल्व, अभी आज की क्लास में देखना हम लोग कुछ बात करते हैं, यहाँ पे आपको क्लियर हो जाए। चलो, तो ये हो गया सॉल्वेंट के बारे में। अब हम नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक यहाँ पे लिख रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ जैसे हमने पढ़ा, एक तो इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, सॉल्वेंट। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा न्यूक्लियोफिलिसिटी, हेडिंग डालिए। एक सेकेंड, ये सब न्यूक्लियोफिलिसिटी। एरो एप्रोटिक में DMSO के अलावा भी तो कंपाउंड होंगे, वो भी तो। अर्पित, एक ही एक तरह का डाउट आप लिख के भेज रहे हैं, मैं उसका आंसर भी कर चुका हूं, लेकिन वापस से आप वही सेम सेम, और वो भी देखो सेम मैसेज दो बार आप ये कर रहे हैं। देखो मैं क्लियर करूं इस बात को कि DMSO के अलावा एसीटोन भी ऐसा कर देगा, ठीक है। DMSO के अलावा एसीटोन भी यहाँ पे ऐसा कर देगा। यदि आप डाई मिथाइल फॉर्मेमाइड, तो एक तरफ उसमें यहाँ पे H और यहाँ पे एक तरफ ये, तो हम लोगों को पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में ऐसा सॉल्वेंट सेलेक्ट करना है जिसमें कि जहां पॉजिटिव पार्ट के दोनों तरफ एल्काइल, तो DMSO उसके लिए परफेक्टली है। अब दुनिया भर के पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट हो सकते हैं, तो उसमें से आपको जो काम में लेना है वो परफेक्ट। जैसे कोई भी बात होती है ना, जैसे मान लो कोई भी आपको बात खरीदनी, जैसे आपको एक पेन जाके खरीदना है, पेन। अब पेन में क्या रहता है कि पेन तो डिफाइन कर दो भाई, आपको पेन लेने जाना है, पेन क्या होता है ये। अब दुनिया भर के टाइप के पेन मिल जाएंगे, तो अब उसमें आपको क्या है, आपको क्या चूज करना है भाई, एग्जाम देने जाना है भाई, बढ़िया सा वाला पेन लेना है। तो वैसे ही क्या होता है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट बहुत सारे ये होते हैं। अब आपको परफेक्ट ऐसा चाहिए कि जो एनाइन है वो सॉल्वेट नहीं हो, तो क्या सेलेक्ट कर लो, उसमें DMSO आप सेलेक्ट कर लीजिए, है ना। यहाँ पे ये रहता है, जैसे भाई पेन क्या होता है, जिसमें कि हम लोग कॉपी में लिखते हैं, तो कई बार ऐसा होता है ना कि भाई वो तो लिखते लिखते बंद हो गया, तो वैसे पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, तो सारे के सारे पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट क्या परफेक्टली ऐसे हो जाएंगे, क्या जरूरी नहीं, लेकिन जो हो सकता है वो आप लीजिए भाई, जो बढ़िया चलता है पेन वो सेलेक्ट करिएगा। हाँ, यहाँ पे उनमें से हम लोग, इसीलिए मैं कह रहा हूं ना कि वो DMSO वहां परफेक्टली क्या हो रहा होता है, DMSO जो रहता है वो परफेक्टली वहां काम, तो आपको पोलर एप्रोटिक के लिए बात की जाए तो DMSO के लिए बात करके वहां। अब देखो न्यूक्लियोफिलिसिटी समझना, देखो और आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे, न्यूक्लियोफिलिसिटी में क्या मतलब, यहाँ देखो बच्चों समझना, किसी न्यूक्लियोफाइल के जो अटैक करने की टेंडेंसी होती है ना, उसको न्यूक्लियोफिलिसिटी बोलते हैं। समझना देखो कैसे। पहली बात तो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, कहाँ अटैक करता है, जहां इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो वहां पे वो अटैक करता है। तो हम लोग यहाँ पे इस टॉपिक में ऐसी बात करेंगे कि आपको कुछ न्यूक्लियोफाइल दे दिए और फिर ये पूछा जाएगा कि बताओ कौन किस न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने की स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है, तो उसमें कई सारे फैक्टर्स होंगे, है ना। तो सीधी सी बात कि कोई न्यूक्लियोफाइल बहुत अच्छे से अटैक कर रहा है, तो उस अटैक करने की टेंडेंसी को न्यूक्लियोफिलिसिटी बोलते हैं। इसलिए जिस न्यूक्लियोफाइल के जितना अच्छे से अटैक करने की टेंडेंसी होगी, दैट मीन्स उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी उतनी ही ज्यादा यहाँ पे होगी।
तो यहां पे लिखिएगा न्यूक्लियोफिलिसिटी के लिए द टेंडेंसी to give electron pair to electron deficient center is known as nucleophilicity. The tendency to give electron, हमें पता है कि जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर, हमें पता है कि न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, अटैक करता है, अटैक करके अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड देकर बॉन्ड बनाता है। तो देखो यहाँ पे मैं आपको समझाऊं इस तरीके से कि जैसे यहाँ पे है न्यूक्लियोफाइल कोई, और जैसे यहाँ पे, अब देखो ये रिएक्शन नहीं, आप यहाँ पे ऐसे समझना कि यहाँ पे क्या है, ये लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप क्या होता है, ड्यूरिंग रिएक्शन जो रिएक्टेंट को छोड़कर जाता है, जो उससे हट जाता है। तो हम लोग ये जैसे लिविंग ग्रुप जनरली क्या होते हैं, आज की क्लास में वहां तक जाने की कोशिश करेंगे कि लिविंग ग्रुप वगैरह भी कवर हो जाए। तो जो लिविंग ग्रुप होता है ना, जैसे एल्काइल हैलाइड है, जैसे CH3Cl है, तो Cl क्या हो गया, यहाँ लिविंग ग्रुप हो गया। जैसे CH3OH है, तो OH क्या हो गया, लिविंग ग्रुप हो गया। तो ये लिविंग ग्रुप जनरली जो होते हैं ना, जैसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम लोग पढ़ते हैं एल्काइल हैलाइड में, अल्कोहल में, ईथर में, तो ये जनरली कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे ये क्या करते हैं, कुछ पॉजिटिव चार्ज जनरेट कर देते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से। तो आप ये देखो है ना कि जैसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, एल्काइल हैलाइड में, अल्कोहल में, ईथर में। तो जैसे एल्काइल हैलाइड है तो हेलोजन कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अल्कोहल है तो ऑक्सीजन कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो आप सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे कि ये जो न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पे इस कार्बन पे जो अटैक करेगा, देखो इस तरह से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ कि इसने यहां से ये अटैक किया, और इसके अटैक करने से क्या होगा कि यहाँ से लिविंग ग्रुप ये हटा, तो इसका रिजल्ट क्या, और देखो कार्बन की जो बाकी फ्री वैलेंसी है उस पे जो भी ग्रुप लगे रहे, है ना, तो यहाँ पे क्या होगा कि इस कार्बन पे कौन करे, देखो हमें यहाँ रिएक्शन पे ध्यान नहीं देना है, रिएक्शन कैसे क्या होगी बात करेंगे। और यहाँ से जैसे ये ग्रुप जो हटता है उसको लिविंग ग्रुप बोलते हैं, और ये जैसे ग्रुप यहाँ से ये हट गया। तो यहाँ पे हम लोग पता है किस बात को यहाँ पढ़ रहे हैं कि इस न्यूक्लियोफाइल के इस कार्बन पे जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है, इस पे अटैक करने की जो टेंडेंसी है उसको हम लोग न्यूक्लियोफिलिसिटी बोलते हैं। यहाँ पे इसके जो अटैक करने की टेंडेंसी है उसको न्यूक्लियोफिलिसिटी बोलते हैं। जितना स्ट्रांगली यहाँ अटैक करेगा उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी उतनी ही ज्यादा। तो हम लोग यहाँ पे ये पढ़ने जा रहे हैं कि किसी न्यूक्लियोफाइल की जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है, दैट मींस अटैक करने की टेंडेंसी है, उसको कौन कौन से फैक्टर्स यहाँ पे अफेक्ट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे लिखिएगा हेडिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग न्यूक्लियोफिलिसिटी। जब भी कभी दिमाग में ये टर्म आए ना न्यूक्लियोफिलिसिटी, तो तुरंत ऐसा देखना कि किसी न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने की टेंडेंसी न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो अब फैक्टर्स कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी के, तो उसमें देखो सबसे पहला फैक्टर हम लोग यहाँ पे देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अब देखो एक बात समझना, सभी स्टूडेंट समझिएगा, इसमें स्पेशली जो बच्चे नए हैं वो इस बात पे जरूर ध्यान दीजिएगा। इधर देखिएगा क्या है कि दो तरह के मेनली कॉन्सेप्ट होते हैं, है ना, दो तरह के कॉन्सेप्ट होते हैं। एक तो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ, एक तो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और एक कॉन्सेप्ट होता है साइज, एक कॉन्सेप्ट होता है साइज। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो उसका वेरिएशन पीरियोडिक टेबल में ग्रुप के मतलब पीरियड के अलोंग भी होता है, मतलब पीरियड के अलोंग आप मूव करेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वेरिएशन आएगा, ग्रुप के अलोंग भी आता है। लेकिन ज्यादा वेरिएशन पीरियड के अलोंग आता है। आप देखो जैसे बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, भाई फ्लोरीन तक जाते जाते कितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कॉन्सेप्ट हम कब अप्लाई करते हैं, पीरियड में अप्लाई करते हैं, मतलब ऐसे एलिमेंट जो एक पीरियड से रिलेटेड है
तब हम लोग अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कॉन्सेप्ट, है ना। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कॉन्सेप्ट पीरियड के एलिमेंट्स पे एप्लीकेबल है। अच्छा, साइज कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल, ये जीओसी में 11th क्लास में ये वाली बात बताते हैं। एंड जो साइज कॉन्सेप्ट होता है वो होता है ग्रुप के एलिमेंट्स, ग्रुप जो होता है ना, साइज का वेरिएशन पीरियड के अलोंग नहीं होता है, लेकिन ग्रुप के अलोंग जो वो वेरिएशन होता है, नया शेल ऐड होता जाता है। तो ये बात ध्यान रखना यार, 11th में जब जीओसी पे बात करते हैं तो इस तरह की बातें हम लोग की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यदि किसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कोई कोई अफेक्ट हो रहा है तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डोमिनेटिंगली कब वर्क करेगी, जब एलिमेंट्स एक पीरियड से रिलेटेड हो। जैसे देखो यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कॉन्सेप्ट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से न्यूक्लियोफिलिसिटी कैसे अफेक्ट होगी, तो इसके लिए देखिए क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, यहाँ क्वेश्चन इस तरीके का है, सभी बच्चे ध्यान देंगे कि जैसे यहाँ पे मैं डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल्स लिख रहा हूं, जैसे CH3 माइनस, NH2 माइनस, देखो सभी बच्चों को क्लियर होगा, ध्यान देना बस आप, OH माइनस एंड F माइनस। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन न्यूक्लियोफिलिसिटी, ऊपर यहाँ न्यूक्लियोफिलिसिटी लिखा है तो हम लोग बार बार इसको नहीं लिखेंगे, हम लोग यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर को ही पढ़ रहे हैं। यहाँ पे ये है न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर, लेकिन अब इसको बार बार नहीं लिखें, इस टॉपिक में जो भी कोई क्वेश्चन होगा वो न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर पे ही होगा। अब बच्चों मैं आप सबसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि जैसे कोई, अब देखो यहाँ पे सभी बच्चे गौर करेंगे, पहले तो स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, नाइट्रोजन पे, ऑक्सीजन पे, फ्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज। तो इसका मतलब बताओ यहाँ पे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इन पर नेगेटिव चार्ज है। तो ये एलिमेंट्स कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन किससे रिलेटेड है, पीरियड से रिलेटेड है। तो कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ वर्क कर रहा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव, है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ वर्क करेगा। अब देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कॉन्सेप्ट होता क्या है वो आप यहाँ समझिएगा। जैसे मैं सभी बच्चों से एक क्वेश्चन पूछता हूं कि जैसे यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल है, जैसे दो न्यूक्लियोफाइल है, एक न्यूक्लियोफाइल जिसमें जिसपे नेगेटिव चार्ज है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, और एक जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। चलिए आप एक बार सोच के आंसर बताइए, फिर मैं बताता हूं आपको कि न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज्यादा होगी, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उसकी, या जिसकी, मतलब आपको कम या फिर ज्यादा, मतलब लो और हाई, इसमें आंसर देना है। तो कम वाले की ज्यादा होगी या फिर जिसकी इलेक्ट, हाँ बिल्कुल सभी ने सही आंसर दिया कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी, बिल्कुल सही। कम वाला क्यों, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, अटैक करता है अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड देकर, और अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड देने की टेंडेंसी कब होगी, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी होगी ना। इलेक्ट्रॉन क्लाउड कब आसानी से कोई दे सकता है, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड आसानी से देना है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होनी चाहिए। तो यहां देखो क्या होगा कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इन सब में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम जितनी होगी, न्यूक्लियोफिल, देखो न्यूक्लियोफिलिसिटी, देखो NU माइनस से वैसे न्यूक्लियोफाइल को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन मैं न्यूक्लियोफिलिसिटी को भी NU माइनस से लिख रहा हूं ताकि बार बार नहीं लिखना पड़े। आप चाहें तो यहाँ न्यूक्लियोफिलिसिटी पूरा लिख सकते हैं कि न्यूक्लियोफिलिसिटी यहाँ पे क्या होगी, ज्यादा। तो यहाँ न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर जो होगा वो ये हो जाएगा, और यहाँ पे कि न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक दूसरे के इनवर्ट, देखो मैंने यहाँ वैसे लिख तो दिया है इस तरह से, इस तरह से मैंने यहाँ लिख दिया है, आप चाहें तो यहाँ साइड में लिख लो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, है ना। यहाँ पे चाहे लिख सकते हैं साइड कि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यदि कम होगी तो न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा हो जाएगी। NU माइनस मतलब मैं शॉर्ट में न्यूक्लियोफिलिसिटी को यहां लिख रहा हूं, तो एक बार यहाँ पे लिखो फिर आगे बढ़ते हैं, देखिएगा लिख लीजिएगा, तुरंत इसको लिख लिए हो तो बताइएगा। चलिए आपने कॉपी कर लिया है ना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ये वाली बात सबको सबको समझ में आया होगा भाई, बोलो क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा। यहाँ पे चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए देखिए अब देखिए यहाँ और क्वेश्चन देखिएगा।
चलिए, आपको यहाँ नेगेटिव चार्ज है भैया ना, ये नेगेटिव चार्ज है। आपको इन सभी में न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर की बात की जाए तो बताइए, ये फर्स्ट, ये लास्ट, किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे, जब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज्यादा होगी? बिल्कुल शिशिर, बिल्कुल सही आंसर। किसकी? हाँ भरत सही आंसर, हाँ अमन, अमय, निशा, सभी का सही आंसर कि यहाँ पे सीधी सी बात है, यहाँ पे फिर से वही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाली बात, क्योंकि पीरियड के एलिमेंट्स है, देखो सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, तो यहाँ पे ये पीरियड के एलिमेंट्स है, तो यहाँ पे यदि हम लोग आंसर करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये वाला ऑर्डर यहाँ पे बन के ये हो जाएगा। बिल्कुल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम तो न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा। इसी तरह से आपको दे दिया जाए NH3 एंड H2O। NH3 एंड H2O, बताओ न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा फर्स्ट और सेकंड, किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी? तो ये नाइट्रोजन, हाँ तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा किसकी हो जाएगी? फर्स्ट वाले की ज्यादा हो, क्योंकि यहाँ नाइट्रोजन एज ए लोन पेयर डोनर है और यहाँ पे ऑक्सीजन एज ए लोन पेयर डोनर है। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एक ही पीरियड के हैं, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा। तो यहाँ पे देखो ये फैक्टर हम लोग देख रहे थे, फर्स्ट हमने पढ़ा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इस पे हमने क्वेश्चन किए। यहाँ ध्यान ये रखना है कि पीरियड के अलोंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कॉन्सेप्ट लगता है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाएगी? ज्यादा। अब मैं आता हूं सेकंड फैक्टर पे, सेकंड फैक्टर्स पे, है ना। देखो, हाँ देखो सेकंड फैक्टर मैं बताऊं उससे पहले एक बात मैं बता दूं कि एक जैसे पिछली क्लास में एक थोड़ा सा उसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, मतलब वो बातचीत ही चल रही थी, वैसे लिखवाया कुछ नहीं, कि यहाँ पे क्योंकि वो बाद में क्लास छूटने के बाद मुझे लगा उसको मैं आपको एक बार बता दूंगा उसको, कि जो हम लोग एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल देख रहे थे ना, एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल में जैसे ये था कि कौन सी बेटर न्यूक्लियोफिलिक साइट होती है। तो देखो एक न्यूट्रल हो और एक नेगेटिव वाली हो, तो नेगेटिव वाली को बेटर हम लोग न्यूक्लियोफिलिक साइट बता रहे होते, क्योंकि उसके अटैक करने की टेंडेंसी ज्यादा हो जाती है ना। तो वहां पे इसलिए क्या है, वो एनाइन वाली स्पीसीज मोर बेटर वो वाली होगी, है ना। तो ये पॉइंट जैसे फिर मेरे को ये था कि मैं क्लास में जैसे ये आ भी जाएगा, अभी न्यूक्लियोफिलिसिटी में वही वाली बात हम लोग लिख भी रहे हैं। तो यहाँ पे देखो वो कॉरेस्पॉन्डिंग एनाइन और उसके बीच में, मतलब एक ही मोलिक्यूल में हो तब थोड़ा चक्कर पड़ता है। वैसे देखो मैं जो पॉइंट लिखवा रहा हूँ, एक सेकंड पॉइंट लिखिएगा कि anions are better nucleophile than their neutral molecule. Anions are better nucleophile than their neutral molecule, कि जो एनाइंस होते हैं वो अपने न्यूट्रल मोलिक्यूल के कंपेयर में, कि जो एनाइंस है वो अपने न्यूट्रल मोलिक्यूल के कंपेयर में क्या होता है? बेटर लिविंग ग्रुप, यहाँ पे मतलब बेटर न्यूक्लियोफाइल होते हैं। देखो कैसे, यहाँ देखिएगा, जैसे देखो यहाँ पे मैं इस तरीके से लिख रहा हूं, है ना, कि जैसे एक है, नोट करेंगे भाई साथ साथ, जैसे एक है वीक न्यूक्लियोफाइल और एक यहां पे है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, जैसे देखो H2O, H2O ये हो गया एक मोलिक्यूल और एक उसका एनाइन हो गया OH माइनस। देखिए देखो देखो मैंने क्या पॉइंट लिखा, सभी बच्चे गौर करेंगे कि एनाइंस आर बेटर न्यूक्लियोफाइल देन देयर न्यूट्रल मोलिक्यूल, कि जैसे यहाँ पे क्या है, ये न्यूट्रल मोलिक्यूल H2O और इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एनाइन ये क्या हो गया? OH माइनस। यहाँ पे ये न्यूट्रल मोलिक्यूल H2O, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एनाइन क्या हो गया? OH माइनस। तो देखो सीधी सी बात है, इन दोनों में ये इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी, मतलब देखो नेगेटिव चार्ज स्पीसीज मोर रिएक्टिव है, तो एक है एनाइन और एक उसका कॉरेस्पॉन्डिंग न्यूट्रल मोलिक्यूल, तो बताओ किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा बताएंगे? जो यहाँ पे एनाइन होगा उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी को हम लोग क्या बताएंगे? ज्यादा, कि इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी? ज्यादा। एनाइन के जैसे ये H2O है, तो इस H2O के कंपेयर में OH माइनस इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाएगी? ज्यादा, क्योंकि चार्ज स्पीसीज मोर रिएक्टिव यहाँ पे ये। इसी तरह से देखो और एग्जांपल्स आप लिख लो कि H2O का आपने लिखा, इसी तरह से जैसे आपको यहां दे दिया जाए ROH एल्कोहल, तो RO माइनस इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एनाइन, इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी यहाँ पे क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे दे दिया जाए आपको
आर एस एच और एक आपको आर एस माइनस, तो ये इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी। आर सी ओ ओ एच एंड आर सी ओ ओ माइनस, तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी यहाँ ज्यादा होगी। तो सीधी सी बात है कि आपको कभी भी ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको कि न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर बताओ। तो एक तो हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कॉन्सेप्ट पढ़ा, दूसरा ये पढ़ा कि एक तो एनाइन है और एक तो ये वाला एक कोई मोलिक्यूल है और इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एनाइन है। तो एनाइन की न्यूक्लियोफिलिसिटी कॉरेस्पॉन्डिंग मोलिक्यूल के कंपेयर में क्या होती है, ज्यादा होती है। ये हो गया सेकंड फैक्टर, बहुत ही आसान, मेरे हिसाब से सब बच्चों को आराम से समझ में आया होगा यहाँ पे। ये आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक फटाफट लिख लो क्योंकि यार कम ही कंटेंट यहाँ पे है। लिख चुके हो तो डन बताइए करिएगा या नोटेट लिख के भेजिएगा। आप नोट कर चुके हैं तो, क्योंकि साथ साथ नोट करो, बहुत कम कंटेंट यहाँ। चलिए नोट किया आपने, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे ये तीसरा यहाँ पे लिखते हैं, एनी फैक्टर which increases electron density at donor atom comma increases nucleophilicity. Any factor which increases electron density at donor atom increases nucleophilicity. Any factor which increases electron density at donor atom increases nucleophilicity. देखिए इसमें एग्जांपल देखते हैं हम लोग, है ना। यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन लिखिएगा। यहाँ पे देखो, ये जैसे देखो यहाँ पे O माइनस और यहाँ पे ये है, और यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया यहाँ CH3, मतलब ये न्यूक्लियोफाइल है। यहाँ O माइनस, यहाँ पे मैंने लिख दिया Cl, यहाँ पे NO2। देखो यहाँ पे सभी में यहाँ क्या है, अटैकिंग साइड देखो O माइनस O माइनस O माइनस O माइनस। देखो हम लोग साइज या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो तब लेके आए जब वो ग्रुप से या पीरियड से हुई, तो सिमिलर एटम्स ही हैं, सिमिलर एटम्स हैं सभी में, O माइनस O माइनस O माइनस O माइनस ऐसे यहाँ पे ये लगा हुआ है। तो यहाँ पे सीधी सी बात ये है, यहाँ पे सीधी सी बात यहाँ पे ये होगी कि इन सभी में यदि हम बात करें तो आप देखो यहाँ पे, अब ये क्या जीओसी के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं यार, वो थोड़ा सा पता होना चाहिए। देखो NO2 का कौन सा इफेक्ट लगेगा, माइनस है। Cl का कौन सा इफेक्ट लगता है, माइनस आई। CH3 का कौन सा इफेक्ट लगता है, प्लस H। तो इनकी थोड़ी सी बेसिक जानकारी ये होनी चाहिए, इस क्वेश्चन की डिमांड है। तो अब थोड़ा सा फिर क्या है कि जैसे मैंने कहा था कि जैसे जैसे आप पढ़ोगे तो थोड़ा आपको आइडिया भी यहाँ पे लगता जाएगा कि अपने को क्या क्या चीजें यहाँ पता होना चाहिए। जैसे प्लस H हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट होता है, इंडक्टिव, और ये मीजोमेर। तो अब देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखवाया, देखो यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैंने लिखवाया एनी फैक्टर विच इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट डोनर एटम। तो ये डोनर एटम है, मतलब ये यहाँ से अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड देके अटैक कर रहा होता है, तो प्लस वाले फैक्टर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करते हैं। प्लस वाले फैक्टर, प्लस वाला फैक्टर होता है जो अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड देता है। तो यहाँ पे यदि इनको कंपेयर करेंगे तो बताओ यहाँ पे सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी हो जाएगी, फर्स्ट की, फिर सेकंड की, और लास्ट में थर्ड की, क्योंकि माइनस एम अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड खींचता है एंड प्लस वाला फैक्टर इलेक्ट्रॉन क्लाउड को देता है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन नोट करेंगे सभी स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम लोग इसको समझा सकते हैं कि प्लस वाला फैक्टर इलेक्ट्रॉन क्लाउड देता है, माइनस वाला फैक्टर अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड खींचता है। तो माइनस आई से भी डोमिनेटिंग फैक्टर हो जाता है माइनस एम। बोलो यार बच्चों, समझ आ रहा है ये वाली बात कि यहाँ पे लोन नेगेटिव चार्ज देने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा होगी, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा रहेगा उसके अंदर यहाँ पे ये रहती है। देखो एक और क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन जैसे थोड़ा जीओसी से रिलेटेड है तो थोड़ा पढ़ना पड़ेगा अपने को, और यहाँ पे इसी तरह से अगला क्वेश्चन भी थोड़ा उसी से रिलेटेड है। देखिएगा यहाँ पे RO माइनस HO माइनस,
देन PHO माइनस, RCO माइनस, देन RSO3 माइनस। हम इसमें न्यूक्लियोफिलिसिटी को यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं, है ना। तो लिखो आप यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिसिटी, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो आप यहाँ देखो यार, अब सब बच्चे गौर करना कि देखो यहाँ पे जो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर आएगा, फिर मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ, इसको नोट कर लीजिए। यहाँ न्यूक्लियोफिलिसिटी का ये ऑर्डर आता है, ये ऑर्डर आता है, और फिर मैं इसको समझाता हूं। तो इसको समझने के लिए आपको जो जो भी पॉइंट चाहिए वो यहाँ नोट कर सकते हैं। ये भी थोड़ा जीओसी, मतलब जैसे होता है ना कई बार कि हमें 11th का जैसे एक तो स्टीरियो ये पता होना चाहिए। अब जीओसी वगैरह में क्या है, सिंपल देखो, जो स्कूलिंग बच्चे किए हैं ना उनको भी पता रहता है कि भाई रेजोनेंस क्या, हाइपर कॉन्जुगेशन क्या। हम लोग इतना इतना तो फिर एक्सपेक्टेड है कि आप थोड़ा पढ़ें उसको। बाकी आप डाउट्स पे फिर आप देखें। तो यहाँ देखो क्या होगा कि इन दोनों में देखना यार बच्चों, गौर करना कि इन दोनों के अंदर लोकेलाइज्ड नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है। इसमें नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में है, इनमें भी नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में इन्वॉल्व है यहाँ तक। तो आप ये देखो कि यदि नेगेटिव चार्ज को अटैक करना है, नेगेटिव चार्ज देना है, अटैक करना, यदि वो मॉलिक्यूल में रेजोनेंस में इन्वॉल्व है तो उसके देने की टेंडेंसी बताओ क्या हो जाएगी, कम। तो यहाँ पे देखो इन दोनों के लिए आप ये लिख लो कि यहाँ लोकेलाइज्ड नेगेटिव चार्ज जो रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं हो रहा, इसमें रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है, यहाँ पे इसमें रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है, इसमें रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है, इसमें नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। जैसे मैं यहाँ पे इसको शो भी कर सकता हूँ ऐसे कि नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे फिनॉक्साइड आयन में भी है। तो इन दोनों की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी, और इन दोनों में भी क्या होगा कि यहाँ पे एल्काइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट लगेगा, इसलिए इसके देने की टेंडेंसी, O माइनस के देने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अब यदि बात करें यहाँ पे ये फिनॉक्साइड आयन, देखो फिनॉक्साइड आयन का मतलब होता है कि बेंजीन रिंग पे O माइनस, ये वाला आयन और ये वाला आयन सिमिलर है। तो यहाँ पे जब ये नेगेटिव चार्ज डीलोकेलाइज होगा, मतलब रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा, तो देखो यहाँ पे तो है ऑक्सीजन पे है नेगेटिव चार्ज, यहाँ कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये देखो यहाँ पे एक बात थोड़ी समझनी रहेगी। यहाँ पे देखिए, ये देखो बच्चों गौर करना, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे है और फिर यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे ही जाएगा। जैसे यहाँ रेजोनेंस होगा इस तरीके से, और यहाँ पे भी रेजोनेंस होगा एक तरीके ऐसे। तो जब यहाँ पे मैं साइड में यहाँ पे आपको बताऊं कि जैसे RC डबल बॉन्ड O माइनस, और यहाँ पे जब ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है तो RCO माइनस डबल बॉन्ड O, तो देखो क्या होता है कि जब नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो, और यहाँ पे देखो दोनों, यहाँ ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, यहाँ ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, यहाँ ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, तो इसको जस्ट सिमिलर एटम्स पे चार्ज आए, ऑक्सीजन पे नेगेटिव यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, तो उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजोनेंस। ये पढ़ा है सभी बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजोनेंस। इक्विवेलेंट रेजोनेंस, और इक्विवेलेंट रेजोनेंस मोर इफेक्टिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्लियर है कि यहाँ पे जैसे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ इक्विवेलेंट रेजोनेंस नहीं है। देखो यार सीधी सी, हाँ साइड में नहीं लिख रहा, बस वो इक्विवेलेंट रेजोनेंस, वो इक्विवेलेंट रेजोनेंस लिख लो टर्म, यदि नहीं दिख रहा है तो वो थोड़ा सा इक्विवेलेंट रेजोनेंस, वैसे देखो यार जानकारी है तो वो थोड़ा सा उसको यूज में लेने, कोई कॉन्सेप्ट वैसे कुछ नहीं लिखा यहाँ पे, ठीक है। तो देखो क्या होगा यहाँ पे, यहाँ सीधी सी बात है कि नेगेटिव चार्ज यदि मॉलिक्यूल के अंदर ही इफेक्टिवली डीलोकेलाइज हो रहा है तो उसके देने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, और इक्विवेलेंट रेजोनेंस तो पावरफुल रेजोनेंस होता है, बहुत इफेक्टिवली रेजोनेंस। तो यहाँ पे सुनिएगा देखिए एक बार, और जो आप इसके रिगार्डिंग जो एक्सप्लेनेशन है वो लिखते जाना साथ साथ, कि इन दोनों में लोकेलाइज्ड नेगेटिव चार्ज है, मतलब रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं हो रहा, इस वजह से इन दोनों की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा। यदि हम इसमें बात करेंगे तो इसका प्लस आई इफेक्ट तो आसानी से देने की टेंडेंसी होगी। इन तीनों में नेगेटिव चार्ज डीलोकेलाइज है, लेकिन इसमें इक्विवेलेंट रेजोनेंस नहीं है, और इन दोनों में इक्विवेलेंट रेजोनेंस होगा। और इक्विवेलेंट रेजोनेंस है मतलब इफेक्टिव रेजोनेंस है। और फिर इन दोनों में हम आपस में कंपेयर करें, इन दोनों में कंपेयर करें
तो यहाँ नेगेटिव चार्ज 2 जगह डीलोकेलाइज हो रहा है, जबकि यहाँ नेगेटिव चार्ज 3 जगह रेजोनेंस शो करेगा। तो ये बहुत ज्यादा रेजोनेंस शो करेगा, तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी मतलब अटैक करने की टेंडेंसी बहुत कम हो जाएगी। तो देखो यार, इस एग्जाम्पल में जीओसी के कॉन्सेप्ट्स कुछ काम में आ रहे हैं, तो मैं क्वेश्चंस तो कराऊंगा यार, है ना, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि आपकी क्लास में सब तरह के बच्चे हैं, ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने 11th किए, तो जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है तो वो क्वेश्चन तो अपने पास रहे, जैसे ही हम लोग कवर करेंगे तो समझ आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज है, 3 जगह डीलोकेलाइज है, तो इस वजह क्रॉस कॉन्जुगेशन वगैरह नहीं है ऋतिक यहाँ पे, ऋतिक रोशन आप यहाँ पे ये, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ऐसा नहीं है कि इधर और इधर, यहाँ पे ये 3 जगह डीलोकेलाइज। ओ पे नेगेटिव, देखो ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव, यहाँ पे ये डीलोकेलाइज होगा तो कार्बन पे नेगेटिव, फिनॉक्साइड आयन और ये आयन एक ही बात, बेंजीन रिंग ओ पे नेगेटिव, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ कार्बन पे नहीं। लास्ट के 2 को निशा आप ऐसे देखो कि ऑक्सीजन यहाँ पे केवल 2 तक ही डीलोकेलाइज हो रहा है, यहाँ पे 3 पे, जितना ज्यादा डीलोकेलाइजेशन होगा उतना ही इफेक्टिव रेजोनेंस होगा, तो इससे क्या रहेगा, देने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आप इन दोनों लास्ट वाले 2 के लिए निशा लिख लो कॉपी में कि इस वाले में 2 ही एटम पे नेगेटिव चार्ज डीलोकेलाइज हो रहा है, जबकि इसमें 3 एटम पे नेगेटिव चार्ज डीलोकेलाइज हो रहा है। तो मेरे हिसाब से क्लियर हुआ होगा ये क्वेश्चन, थोड़ा सा इसमें थोड़ा अपने को पढ़ना रहेगा, बाकी हम इसको बिल्कुल क्लियरली समझा सकते हैं, है ना। तो किसी का भी कोई डाउट है तो बताइए, नहीं आगे बढ़ते हैं इसमें, कि यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिसिटी में इस तरह से है, नैतिक Cl का प्लस एम इफेक्ट शो होता है, लेकिन डोमिनेटिंग माइनस आई होता है ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है हेलोजेंस के लिए। हाँ लक्की बताइए, डाउट बोलिएगा, अनम्यूट होना आपको लक्की, जल्दी बोलो यार, एक क्वेश्चन पे हम बहुत, हाँ तो आपको अनम्यूट नहीं होना है, वैसे कोई डाउट है तो बोल लीजिए, है ना, आप टाइप कर दीजिए भाई, जैसे मैं तो कोई भी बोलता है डाउट है तो मैं पूछ लेता हूँ अनम्यूट होना है क्या, तो वैसे, और बाकी आपको लगता है टाइप करके। लकी पीएच ऑक्सीजन पे एग्जाम्पल समझाना, ये मतलब इसमें डाउट बोलेंगे तो मैं भाई देखो, ये पीएच, ये ओ, तो आपने शायद पहले भी ये लिखा है, और किसी पीएच मतलब बेंजीन रिंग, यहाँ ओ पे नेगेटिव देखो, तो इसमें मैं क्या समझाऊं, थोड़ा आप मेरे को क्लियर भाई, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डीलोकेलाइज होता है, रेजोनेंस करते हैं ना अपन, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डीलोकेलाइज होता है इस तरीके से। यहाँ अमन डाउट है तो मैसेज कर दीजिए, या अनम्यूट होना है तो अपना वो मैसेज कर दो कि मुझे अनम्यूट होना है, ताकि हो सकता है आप पूछो तो बाकी बच्चों को भी क्लियर हो जाए कुछ है तो, लेकिन इसको जल्दी करो, क्योंकि हम बहुत देर रुकेंगे ना तो फिर टॉपिक तो फिर आगे बढ़ाना है। तो अनम्यूट आपको, हाँ तो आप अनम्यूट होके आप पूछिए, मेरे को लगता है फिर उससे बाकी बच्चों को भी उससे रिलेटेड कोई होगा तो वो क्लियर हो जाएगा। मैं आपको अमन, अरे पीएच फिनाइल होता है सॉरी, है ना, पीएच यहाँ आप एक सेकेंड, है ना, हाँ पूछिए अमन। सर बोल रहे थे जो बगल में साइड में सब लिखे हैं जो ऑक्सीजन का माइनस है। हाँ बताइए, जोर से बोलिए थोड़ा, क्या कह रहे हैं बगल में। सर बोल रहे थे जो ऑक्सीजन पर जो माइनस है ना, जो वो ऑक्सीजन पर सर कैसे चला, कार्बन पर भी तो जा सकता था सर। कौन से वाले में? इसी वाला साइड में सर, साइड में। नहीं यहाँ पे ये, यस सर। ये वाला, यस सर, ये वाला ऑक्सीजन जो माइनस चार्ज है सर, इसको जब हाँ आपने वहां पर जो किया है, किए हैं सर हाँ, आप, तो वो माइनस हो गया है, तो कार्बन नहीं हो सकता है सर। नहीं कैसे होगा, आपने रेजोनेंस का तो ये तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रखी होगी ना यार, भाई वो कैसे जाएगा, ये यहाँ पाई बॉन्ड यहाँ बनेगा, पाई बॉन्ड उठकर यहाँ पे आएगा, रेजोनेंस तो आप जैसे बेसिक रेजोनेंस की स्ट्रक्चर भी बनाएंगे तो कैसे जाएगा कार्बन पे, भाई आपने पढ़ रखा ना, ये देखो नेगेटिव चार्ज यहाँ से यहाँ आया, ये उठ के यहाँ जाएगा, तो वो तो फिर होता तो मैं बनाता ना यार, होता तो मैं बनाता ही यहाँ पे। और यहाँ पीएच जो है ना, यहाँ पीएच जो है ये बेंजीन रिंग है, फिनाइल, फिनोल वगैरह ये सब नहीं होता ना, ये फिनाइल। चलो अमन आपको क्लियर है क्या यार, मैं आगे बढ़ू नहीं तो बहुत रुक गया अपन ओके इसमें, सर, ओके सर, क्लियर। है ना, हाँ 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 आगे बढ़ थोड़ा सा, ये सब चीजें है ना, जैसे देखो एक बात है मैं सभी बच्चों को बोलूं यहाँ पे, कि अपन यहाँ पे क्या रहेगा इसमें, जो ये क्वेश्चन है ना इस तरह के, ये अपन करेंगे जरूर, अपन यहाँ पे, क्योंकि ऐसा नहीं रहेगा यहाँ पे, मैं है ना, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, यहाँ ऐसा नहीं रहेगा कि मान लो किसी बच्चे को तो ये सब कवर करने में 10 दिन लगे, किसी को 20 दिन, किसी को हो सकता है महीने 2 महीने भी लगे, तो यदि हम जब तक 12th का पढ़ेंगे जब तक उससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं करें वो तो गड़बड़ी हो जाएगा, इसलिए क्वेश्चन सारे करेंगे, बस आपको ये आइडिया लगता जाएगा कि मुझे क्या क्या, जैसा आप कभी डाउट में जाओ
तो आप ये वाला कि जिन बच्चों को प्लस एम माइनस एम प्लस एच नहीं पता, तो वो आप वहां जाके पूछ लीजिए कि भाई ये क्या क्या होता है, इस तरह से ना। चलो अब मैं आगे यहाँ पे बढ़ता हूँ, तीसरा फैक्टर या 3 फैक्टर हो गए, मैं फोर्थ फैक्टर पे यहाँ पे आता हूँ। देखिए फोर्थ फैक्टर यहाँ पे ये हो जाएगा कि एज स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीजेस, as steric hindrance increases, comma nucleophilicity, as steric hindrance increases, comma nucleophilicity decreases. Decreases as steric hindrance increases, nucleophilicity decreases. अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या होगा, यहाँ पे क्वेश्चन लिखो, जैसे यहाँ क्वेश्चन हो जाएगा CH3O माइनस और एक हो जाएगा CH3O माइनस, ये O माइनस, यहाँ पे ये फर्स्ट, यहाँ पे ये सेकंड। अब सभी बच्चे इसको समझेंगे। देखो यहाँ पे जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है ना, वो न्यूक्लियोफिलिसिटी का आंसर मैं पहले बता देता हूँ कि फर्स्ट की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा हो। अब मैं इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं तो सब बच्चे गौर से यहाँ पे ध्यान से सुनेंगे, तो सबको ये क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से इसको हमें यहाँ पे समझाना है ना। तो सब बच्चे पहले यहाँ पे इसको लिख लो, फिर यहाँ पे मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पे क्या होता है यार, गौर करिएगा कि क्या होता है कि देखो ये कार्बन, जैसे जो जनरल हम लोग रिएक्शंस पढ़ते हैं, वो जनरली रिएक्शंस पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कार्बन वाला ग्रुप होता है। जैसे ये एल्काइल लिविंग ग्रुप, मतलब रिएक्शन के दौरान जो हटता है, जैसे एल्काइल हैलाइड है तो हेलोजन हटेगा, एल्कोहल है तो OH हटेगा, और यहाँ पे ये है न्यूक्लियोफाइल, है ना। अब बच्चों यहाँ पे समझिएगा कि ये कार्बन है तो टेट्राहेड्रल है, यहाँ पे कोई ग्रुप लगा रहेगा, हाइड्रोजन हो सकता है, एल्काइल ग्रुप हो सकता है, यहाँ कोई ग्रुप होगा, यहाँ कोई ग्रुप होगा, ऐसे। तो ये कार्बन ऑलरेडी हिंडर्ड है, 4 वैलेंसी है तो 4 ग्रुप लगे होंगे कार्बन पे। और अब यहाँ पे देखो, देखो जो ऐसा होता है ना, क्राउडिंग होती है, उसको हिंड्रेंस बोलते हैं हम लोग, हिंड्रेंस, स्टेरिक मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब क्राउड, घिरा हुआ, है ना। जैसे कार्बन जो है यहाँ पे ये ग्रुप लगे, अब देखो जैसे यहाँ ये न्यूक्लियोफाइल है, जब ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक करना चाहे तो एक्चुअली टेट्राहेड्रल कार्बन पे अटैक कर रहा है। अब ये न्यूक्लियोफाइल खुद भी बल्की हो, हिंडर्ड हो, तो बताओ यहाँ पे आपको पता है न्यूक्लियोफाइल जाके कार्बन से बॉन्ड बनाना चाहेगा, ध्यान से सुनना बात कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करके कार्बन पे बॉन्ड बनाना चाहेगा। तो अब यदि यहाँ पे आप देखना, इस वाले एग्जांपल पे यहाँ देखिएगा कि जैसे ये O माइनस है और यहाँ O माइनस है, इसके एक तरफ एक छोटा सा ग्रुप लगा है मिथाइल, जबकि इसके यहाँ देखो कितना बड़ा ग्रुप ये लगा है। तो जब ऐसा कोई ग्रुप यहाँ अटैक करेगा तो इसकी स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से, हिंड्रेंस मतलब यहाँ क्राउडिंग की वजह से, इसके यहाँ पे अटैक करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो सीधी सी बात है, एज स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीजेस, न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीजेस। नहीं प्लस आई से इसको नहीं शिवनंदन, उससे नहीं समझाना है, क्योंकि वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगी। यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस की इतना बल्कि ग्रुप लगा हुआ है, तो इस वजह से यहाँ पे इसके अटैक करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसके यहाँ पे अटैक करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये स्टेरिक हिंड्रेंस वाली बात समझ में आई कि खुद जब बल्कि ग्रुप है तो वो कार्बन के पास अप्रोच कैसे करेगा, रिपल्शन, क्योंकि ग्रुप्स के बीच में रिपल्शन यहाँ लगता है। बोलो यार हाँ या ना बोलो, क्लियर है सभी बच्चों को ये कैसे इसको हम समझा सकते हैं, क्लियर है। चलिए, तो यहाँ फैक्टर्स में यहाँ फोर्थ फैक्टर यहाँ पे ये हुआ। अब यहाँ पे हम लोग, हाँ बिल्कुल, यहाँ पे लिखिएगा फिफ्थ फैक्टर। फिफ्थ फैक्टर लिखते हैं, लिखिएगा न्यूक्लियोफिलिसिटी, लिखो साथ साथ लिखो, nucleophilicity increases, nucleophilicity increases if adjacent atom of nucleophilic side has lone pair।
देखो यहाँ पे आप लिखो न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीजेस इफ एडजेसेंट एटम ऑफ न्यूक्लियोफिलिक साइट हैज लोन पेयर, हैज लोन पेयर। देखिएगा अब इसका क्या मतलब है वो समझते हैं, है ना, इसका क्या मतलब है वो हम लोग यहाँ पे समझते हैं। देखो यहाँ पे एक दो एग्जांपल्स है, उन पे गौर करिएगा। जैसे पहला यहाँ पे एग्जांपल ऐसा है, जैसे एक है NH3 और एक है जैसे NH2 NH2। जैसे इनकी न्यूक्लियोफिलिसिटी को कंपेयर करना है तो ये देखा गया है कि इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा। देखो यहाँ पे जैसे गौर करिएगा, जैसे अपना ये लोन पेयर देखिए न्यूक्लियोफिलिसिटी शो कर रहा है, यहाँ पे अपना ये लोन पेयर देखकर न्यूक्लियोफिलिसिटी शो ये कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो बच्चों गौर करिएगा कि यहाँ पे इन दोनों लोन पेयर्स के बीच में रिपल्शन लगेगा। न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीजेस इफ एडजेसेंट एटम ऑफ न्यूक्लियोफिलिक साइट, जैसे ये न्यूक्लियोफिलिक साइट की तरह, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करिए ये साइट, तो उसके पास वाले एटम पे यदि लोन पेयर होगा तो इनमें रिपल्शन लगेगा, रिपल्शन लगेगा तो इसके लोन पेयर देने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, ज्यादा यहाँ हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, सीधी सी बात यह है कि यदि कोई एटम, मतलब इस तरीके का कंपैरिजन कभी पूछे कि अमोनिया है और यहाँ पे NH2 पे NH2 लगा, हाइड्रोजिन बोलते हैं उसका, लेकिन नेम में हम आगे बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये इसके लोन पेयर देने की टेंडेंसी ज्यादा हो जाएगी इसके रिपल्शन की वजह से यहाँ पे। तो यहाँ देखो एक दो एग्जाम्पल है बस इसमें, जैसे एक तो ये एग्जाम्पल आप ध्यान रख लीजिएगा, और इसी तरह से जैसे H2O है, और मतलब H2O है यहाँ पे, इस तरह से हमने लिखा H2O, जैसे एक लोन पेयर में दो लोन पेयर होते हैं, मैंने एक यहाँ शो किया, और एक यहाँ पे है जैसे H, यहाँ पे O, यहाँ O, यहाँ H, इस तरीके का ये है। तो यहाँ पे किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा हो जाएगी, इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा हो जाएगी। तो नोट कर लीजिएगा इन दोनों एग्जांपल्स को। फैक्टर्स अफेक्टिंग न्यूक्लियोफिलिसिटी हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने ये सारी बात पढ़ी, है ना। तो लिखो फटाफट ये कि इनको आपस में कंपेयर करें, इनको आपस में कंपेयर करें तो सेकंड वाले की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा, यहाँ पे इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, सॉल्वेंट इफेक्ट। सॉल्वेंट इफेक्ट, यहाँ सॉल्वेंट इफेक्ट की बात करेंगे तो सॉल्वेंट इफेक्ट में देखो एग्जांपल हम लोग लेते हैं, आपको बात भी समझ में आ जाएगी कि सॉल्वेंट का इफेक्ट कैसे क्या आता है, क्या होता है कि F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस। अब यहाँ पे क्या है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अब वो क्या करते हैं, जैसे क्वेश्चंस वगैरह देते हैं ना तो स्पेसिफिक कर देते हैं, जैसे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, तो यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं कि, और मतलब कि न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर इन H2O, जैसे टेस्ट वगैरह में कोई क्वेश्चन देना हो तो वो स्पेसिफिक करके जैसे H2O, ताकि कोई कंट्रोवर्सी जैसे अभी हो रहा था ना कि सर DMSO जैसा और कौन कौन वर्क करेगा, तो वो उसको मेंशन कर देते हैं ताकि क्वेश्चन परफेक्ट यहाँ पे हो कि वाटर के अंदर या पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। स्टेरिक हिंड्रेंस का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा सर फर्स्ट एग्जांपल में। फर्स्ट वाला एग्जांपल कौन सा, ये महमूद, ये वाला इसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन। फिफ्थ का फर्स्ट कौन सा बोल रहे हैं, नहीं नहीं, स्टेरिक हिंड्रेंस ऐसे सब जगह। देखो एक बात ध्यान रखिएगा महमूद, कि ऐसा तो होगा नहीं कि सभी जितने भी ग्रुप्स है उसमें सारे सभी में एटम सेम ही होंगे, है ना। ग्रुप्स में थोड़ा बहुत तो अंतर होगा ही, जैसे आपको, हाँ, तो वहां पे जैसे जैसे अभी देखा ना हमने साइज का वेरिएशन या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वेरिएशन, तो वहां फिक्स होता है कि कहाँ लगाना है। तो वैसे ही यहाँ पे इनमें स्टेरिक हिंड्रेंस वगैरह ये सब, स्टेरिक हिंड्रेंस का इस तरीके से क्वेश्चन ये रहेगा, वरना तो आप ये काउंट कर लो कि एक में 3 एटम है एक में 4 एटम है, तो भी हिंड्रेंस तो वहां पे ऐसे हो जाएगी, लेकिन इस तरीके से यहाँ। चलो अब देखो यहाँ पे समझना, देखो एक बार इसको समझते हैं, फिर आपको महमूद क्लियर नहीं होगा तो अपन और बात कर लेंगे, आप अनम्यूट होके भी बात कर लीजिएगा, मैं क्लियर कर दूंगा। देखो सभी बच्चे इस पे गौर करना यार, सारे के सारों का ध्यान इस पे रहना चाहिए। देखो मुझे एक बात बताओ, आज की जो क्लास की हमने स्टार्टिंग की थी उसके अकॉर्डिंग
कि जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है वो किसका सॉल्वेशन करता है, ओनली कैटाइन, ओनली एनाइन या बोथ? कैटाइन का सॉल्वेशन करता है, एनाइन का करता है या दोनों का करता है? बताओ, आंसर करिएगा, किसका सॉल्वेशन करता है? पोलर। बिल्कुल सही बात, सब बच्चों ने सही आंसर दिया कि दोनों का सॉल्वेशन ये करता है। अब बच्चों ध्यान देना यार कि जैसे मेरे पास यहाँ पे ये है F माइनस आयन, F माइनस आयन, ये देखो बच्चों गौर करना कि F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस सभी पे एक एक यूनिट नेगेटिव चार्ज है ना, सभी पे एक एक यूनिट नेगेटिव चार्ज है, लेकिन साइज जो है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में साइज जो है वो सबसे कम, जैसे किसकी साइज है बताओ? फ्लोरीन की। फ्लोरीन की सबसे कम साइज है, तो बताओ चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी का मतलब हो गया चार्ज अपॉन साइज। तो साइज तो चार्ज अपॉन साइज, चार्ज तो सभी में वन 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 है, फ्लोरीन की साइज यहाँ पे कम है, तो बताओ मैं आपसे पूछूं कि F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस में चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा किस पे होगी बताओ? फ्लोरीन पे होगी। बिल्कुल सही बात, फ्लोरीन पे, क्योंकि उसकी साइज कम है तो उस पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी। अब देखो यहाँ पे समझना देखिए समझिएगा कि ये जो वाटर है ना, इस वाटर का ये वाला एंड होता है नेगेटिव एंड, ये वाला एंड होता है पॉजिटिव। तो वाटर अट्रैक्ट होगा इन आयंस की तरफ, क्योंकि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, वो कैटाइन को भी सॉल्वेट करेगा, एनाइन को भी। तो क्योंकि फ्लोरीन की साइज कम तो उस पे चार्ज ज्यादा, चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, तो वाटर मोलिक्यूल्स, देखो मैं इसको यहां पे, जैसे यहां पे ये हो गया, तो इसको चारों तरफ से वाटर मोलिक्यूल्स घेर लेंगे। अब इसमें हाइड्रोजन वाला एंड घेर लेगा इसको चारों तरफ से, लेकिन इसका सॉल्वेशन काफी सारा होगा। क्यों होगा? क्योंकि इस पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। तो इसके सॉल्वेशन को अब मैं हाइड्रोजन नहीं लिख रहा हूं यार, है ना, आप सब भी कॉपी में बना लो। मैं यहाँ पे जो फ्री वैलेंसी है ना वहां हाइड्रोजन लगे हैं, लेकिन अभी क्या टाइम लगेगा H लिखने में, तो कोई जरूरी नहीं है, हमें सिंबॉलिकली ये अपने पर्सनल समझने के लिए है। यदि हम किसी एग्जाम में मान लीजिए ऐसे बनाए तो हाइड्रोजन लिख के बना देंगे, तो हम लोग यहाँ पे इसको इस तरीके से एक बार बना लेंगे सभी स्टूडेंट्स। यहां पे देखो, मैं यहां पे सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएं। तो यहां पे मैं एक कमेंट क्या लिख लूं कि साइज ऑफ F माइनस ये सबसे कम है, तो इस वजह से इसमें चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, और चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी तो इसका जो सॉल्वेशन है वो क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। सॉल्वेशन मतलब जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा? ये वो इसको चारों तरह ना, कि मतलब साइज यहाँ पे F माइनस, यहाँ पे ये F माइनस यहाँ, तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे साइज कम तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा, चार्ज डेंसिटी ज्यादा तो इसमें सॉल्वेशन क्या हो जाएगा? इसका ज्यादा हो जाएगा, है ना, सॉल्वेशन यहाँ ज्यादा हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको एक बार इसको लिख लो, और फिर दूसरी तरफ हम लोग बात करेंगे इसकी I माइनस की। जैसे हम I माइनस की बात करें, I माइनस का साइज F माइनस से ज्यादा होगा, कि साइज यहाँ ज्यादा है, तो सीधी सी बात है कि यहाँ साइज ज्यादा है तो चार्ज डेंसिटी कम होगी I माइनस। चलो इसको बाद में बना लेना चाहे एक बार समझ लीजिए ना, इसको समझने में ध्यान दे लीजिए, मैं अपलोड कर दूंगा इसको, तो फिर वहां पे आप एक बार फटाफट इसको समझ लेंगे, तो आप समझने में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तो आप है ना नोट वोट करने का काम बाद में। देखो यहाँ I माइनस की साइज ज्यादा तो चार्ज डेंसिटी कम, तो ऐसे केस में यहाँ पे इसका जो सॉल्वेशन होगा वो सॉल्वेशन यहाँ पे कम होगा। देखो यहाँ पे क्या होगा, देखिए ये यहां पे मैं ये कर देता हूं, यहां पे ये मैंने ये कर दिया, तो यहां मैंने लिखा इस तरह से कि यहाँ पे साइज जो है वो ज्यादा है, साइज ज्यादा है तो चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी। अब मतलब अट्रैक्ट किसकी तरफ होता है? सॉल्वेंट, यहाँ पे इसकी तरफ ही तो ये रहता है, तो यहाँ चार्ज डेंसिटी कम, और चार्ज डेंसिटी कम तो ऐसे केस में इसका जो सॉल्वेशन है वो सॉल्वेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा।
नहीं, क्लास कितनी देर तक एक्सटेंड, अपने आप बंद थोड़ी हो जाती है उमा शंकर, क्लास अपने आप बंद थोड़ी हो जाएगी। तो अब लास्ट क्लास है, थोड़ी देर हम ले सकते हैं। तो अभी तो है ना, तो देखो समझो, इधर इधर अपने आप हो जाती है। ठीक है, जहां तक चल रहा है, तो देखो यार सुनो बात को, जब तक चलती है जब तक लेते हैं अपन 5-7 मिनट और, लेकिन आप इस पे ध्यान दो यार, अपने आप हो जाती है तो हम लोग वहां से आगे समझ लेंगे, लेकिन इस पे ध्यान दो अभी ना, जहां तक चलती है चलने दो, अभी 5-7-10 मिनट चलने दो, बाकी फिर बाद में देखो इस पे ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, जो मैं यहाँ कह रहा हूँ कि यहाँ पे सॉल्वेशन देखो। अभी मैंने एक एग्जाम्पल दिया था जैसे शुरू में, कि मान लीजिए कोई हीरो है, किसी विलन पे अटैक करना चाहता है, हीरो को बहुत सारे लोगों ने घेर लिया, और एक ऐसा केस है कि उस कम लोगों ने घेर लिया। जैसे मैं आपको ये जो सिचुएशन आपके सामने स्क्रीन पे है, बताओ एफ माइनस अटैक करने की टेंडेंसी ज्यादा रखेगा या आई माइनस यहाँ पे अटैक करने की टेंडेंसी ज्यादा रखेगा? बताओ इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग, कि एफ को तो बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स ने चारों तरफ से घेर लिया है, बिल्कुल सही आपने कहा, आई माइनस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि सॉल्वेशन जब कम होता है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा हो जाती है, न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा हो जाती है। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिसिटी का, सभी बच्चे यहाँ पे इसको नोट कर लीजिएगा, जबकि यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि सॉल्वेशन ज्यादा होने पर न्यूक्लियोफिलिसिटी कम। आप इसको है ना दिमाग में ऐसे रखना कि जितना ज्यादा सॉल्वेशन होगा, सॉल्वेशन मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट हो, वाटर मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट किसकी तरफ होते हैं? चार्ज की तरफ। तो F माइनस की साइज कम होने की वजह से चार्ज डेंसिटी ज्यादा। जिन बच्चों को चार्ज डेंसिटी में कंफ्यूजन है वो साइड में कॉपी के लिख लो, चार्ज डेंसिटी इक्वल टू चार्ज अपॉन साइज। तो चार्ज सभी पे -1 -1 -1 है, फ्लोरीन का साइज कम तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा, और चार्ज डेंसिटी यदि ज्यादा है तो उसका सॉल्वेशन ज्यादा होगा, चारों तरफ से वाटर मॉलिक्यूल्स ने उसको घेर रखा है, जकड़ रखा है। और आई माइनस के साथ यह है कि उसको ज्यादा नहीं घेर रखा, वाटर मॉलिक्यूल्स उसकी तरफ इतने अट्रैक्ट ही नहीं हो रखे, तो अटैक करने की टेंडेंसी। एक बात बताओ यार ईमानदारी से, क्या सब बच्चों को ये क्लियर है क्या कि आई माइनस की यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज्यादा होगी? और बिल्कुल जो मैंने बताया कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, है ना? यहाँ पे कुछ बस थोड़ा सा, थोड़ी सी तकलीफ, थोड़ी सी कुछ बच्चों को ये हो सकती है, जहां बीच बीच में कुछ जीओसी का ये आया, लेकिन कोई बात नहीं, है ना? कोई बात नहीं। चलो अब अपन थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। क्लास जहां बंद हो गई, बीच में कोई कॉन्सेप्ट छूट गया ना, मैं उसको शुरू से बता दूंगा, मैं उसको शुरू से बता दूंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा मुझे 2-4 मिनट और दीजिएगा। और किसी का डाउट है तो मैं अगली क्लास में लेता हूँ, ठीक है? अगली क्लास में मैं लेता हूं, क्योंकि मैं थोड़ा सा बता दूं इसको। यहां तक तो क्लियर हो गया, चार्ज डेंसिटी सॉल्वेशन से कैसे रिलेटेड होती है? चार्ज डेंसिटी सीधी सी बात है कि चार्ज यदि ज्यादा होगा, चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी तो वाटर, भाई वाटर मॉलिक्यूल, अच्छा आपका मैस बंद हो जाता है, अच्छा भूख लग गई है, चलो चलो ठीक ठीक है, चलो ठीक है। लेकिन अब यार सेकंड वाला पॉइंट है ना, 2-3 मिनट दे देते तो हो जाता यार, वो रह जाएगा, फिर 2-3 मिनट दे दीजिए, है ना? 2-3 मिनट दे दीजिए, ठीक है यार, 2-3 मिनट बस, है ना? चलो 2-3 मिनट में फिर मैं बताता। चलो देखो यहाँ पे सेकंड पॉइंट ये है यार बच्चों, सेकंड पॉइंट, बस फिर आप जाओ यार, आपको भूख लग गई तो मेरे को अजीब लगने लग गया जब कुछ बच्चों ने बोला ना, तो फिर मेरे को लगता है कि नहीं यार, फिर चलो मैं करता हूँ ना। एफ माइनस, कुछ आप घर पे ही पढ़ रहे हो, कुछ बिस्किट विस्किट लेके बैठ जाओ साथ में, है ना? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पोलर, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट। अब क्या करते हैं यहाँ पे वही, कि पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट, और यहाँ पे वैसे मेंशन कर देते हैं डीएमएसओ, ठीक है? अब बताओ डीएमएसओ में हम लोग अभी अभी कहानी पढ़ चुके हैं कि डीएमएसओ जो है, उस डीएमएसओ में यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ ये पॉजिटिव, तो ये वाला जो है ये इसको घेरे रहता है, तो इसका केवल नेगेटिव एंड वर्क करता है ना? डीएमएसओ का केवल नेगेटिव पार्ट ये वर्क करता है। तो डीएमएसओ केवल किसको सॉल्वेट करेगा बताओ? कैटाइन को, है ना? डीएमएसओ सॉल्वेट ओनली कैटाइन, ठीक है? तो अब देखो यहाँ पे बस 2 मिनट में अपन खत्म करें, यहां ध्यान दीजिएगा कि F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस ये सॉल्वेट होंगे ही,
सॉल्वेट मतलब यहाँ अट्रैक्शन यहाँ पे नहीं होगा, बल्कि होगा क्या कि ये डीएमएसओ पे नेगेटिव चार्ज है तो ये रिपेल करेगा। जैसे यहाँ पे कोई एनाइन आएगा ना इसकी तरफ, मेरी बात पे ध्यान देंगे कि ये जैसे एनाइन कोइन आया ना तो रिपेल करेगा, ये रिपेल, डीएमएसओ क्या करेगा, रिपेल, क्योंकि खुद पे नेगेटिव चार्ज वाला पार्ट यहाँ पे है। तो देखो यहाँ पे देखना F माइनस के लिए कि इस F माइनस की साइज क्या हो जाएगी, कम, साइज कम है तो इस पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा। तो अपन यदि वो रिपल्शन वाला फैक्टर छोड़े ना, तो जिसपे चार्ज डेंसिटी ज्यादा है उसके अटैक करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। देखो यहाँ पे साइड में देखिएगा, जैसे ये है एल्काइल हैलाइड, एक्स मतलब हेलोजन, और यहाँ पे है जैसे न्यूक्लियोफाइल। अब ये न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करता है और यहां से ये हटता है, इस तरीके से रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे आप देखो कि इस पे जितनी ज्यादा चार्ज डेंसिटी होगी उतना ही अटैक करने की टेंडेंसी ज्यादा हो जाएगी, है ना। और यहाँ पे क्या होता है कि इस हेलोजन की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है, तो इस वजह से ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करने की टेंडेंसी रखता है इस पे, यहाँ पे इस तरीके से ये। तो इस पे क्या होगा, देखो हम इसको एक तो सीधा सीधा चार्ज डेंसिटी से समझ सकते हैं। दूसरी बात क्या होगी कि जो डीएमएसओ, देखना बच्चों समझना, यहाँ जैसे यहाँ पे है डीएमएसओ, ये नेगेटिव, ये क्या करेगा, नेगेटिव न्यूक्लियो, देखो पहले वाला जो केस था प्रीवियस वाला, उसमें तो सॉल्वेंट ने घेर लिया था चारों तरफ से, जो एनाइन था ना उसको घेर लिया था, सॉल्वेशन। लेकिन यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या करेगा, ये जो डीएमएसओ है ना, ये डीएमएसओ इसको रिपेल करेगा। मतलब इनके बीच में देखना बच्चों, यहां गौर करना, इनके बीच में अट्रैक्शन नहीं है, रिपल्शन। तो रिपल्शन लगेगा तो ये किसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होगा, यहाँ जहां डेफिशिएंसी है पॉजिटिव चार्ज की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होगा। तो सीधी सी बात ये है कि डीएमएसओ क्या करेगा, फ्लोराइड आयन को सबसे ज्यादा रिपेल करेगा। क्यों? क्योंकि उस पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी इस पे ज्यादा है, तो मोर रिपल्शन बाई सॉल्वेंट या बाई डीएमएसओ, तो जिसकी वजह से इसकी जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का जो ऑर्डर होगा